हेलो गाइस। तो आज जो हम ड्रामा देखेंगे उसका नाम है मिस्टर प्लैंकटन। ये हाल ही में रिलीज हुआ ड्रामा है। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं एक बर्फ के मैदान में हेजो गिरा होता है। उसके नाक से खून निकल रहा था। वो सोचता है शिट, अब तो मैं गया। वो रोज सोचता था मरने पर कैसा लगता होगा। उसे लगता था बहुत बोरिंग होगा। तभी सामने से जेमी भागते हुए आती है। वो कहती है अगर तू मर गया तो मैं तुझे मार दूंगी साले। तभी हेजो कहता है नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, अब मुझे जीना है। अब हमें कुछ महीनों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ हेजो अपनी मछलियों को देखता है। उनमें से एक मर चुकी थी। वो बाकी 2 मछलियों से कहता है तुम्हें मरना है तो साथ मरना, अकेले एक को पीछे मत छोड़ देना। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। वहाँ बोंगजूरी होती है। वो हेजो से कहती है जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे पता है तुम अंदर हो। मगर हेजो दरवाजा नहीं खोलता। तभी कारी वहाँ आता है। वो उसे दरवाजा खोलने कहती है और अंदर देखती है। हेजो वहाँ नहीं होता। बोंगजूरी कारी से कहती है हेजो से कहना जल्दी ये घर खाली कर दे, कुछ दिनों में ये बिल्डिंग डिमोलिश में जाने वाली है। उसे कहना मेरे घर आ जाए, वैसे भी उसके पास कोई जगह नहीं है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। हेजो सोफे के अंदर से बाहर निकलता है। कारी उससे पूछता है वो औरत तुम्हारी लगती कौन है। हेजो कहता है वो मेरी सब कुछ है। अब दोनों आज का काम देखते हैं। असल में हेजो और कारी मर्डर के अलावा लोगों के सारे काम किया करते थे, जैसे शादी से भगाना, किसी और की जगह मीटिंग अटेंड करना और स्कूल बुलिस को सबक सिखाना। इनके वो अच्छे खासे पैसे मांगते थे। तभी एक मैसेज आता है जिसमें एक छोटी बच्ची अपने भागे हुए भाई को ढूंढने कहती है। हेजो कारी से कहता है इसलिए मैंने कहा था नोटिस डालो कि हम भागे हुए लोगों को नहीं ढूंढते। वो अपनी मर्जी से गए थे और हमें उनके फैसलों की इज्जत करनी चाहिए। कारी नोटिस डाल देता है। कुछ देर बाद कारी वॉशरूम में बैठा होता है। वो हेजो को बिना बताए साइट काम कर रहा था जिसमें वो गुमशुदा लोगों को ढूंढता है और इसमें वो काफी पैसे लेता है। बाहर हेजो को बार बार किसी का फोन आ रहा था मगर वो कॉल नहीं उठाता। तभी कोई उनका दरवाजा तोड़ देता है और इसमें हेजो की बाकी 2 मछलियां भी मर जाती हैं। तभी एक लड़की अंदर आती है और कहती है तुम मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे थे। हेजो कहता है मैं कोई भी काम अपनी मर्जी से लेता हूँ, पैसे और धमकियों से नहीं। वो लड़की कहती है मुझे अपनी शादी से किडनैप होना है। हेजो कहता है इसमें मजा आएगा। कारी उसे बहुत मना करता है कि वो ये काम ना ले क्योंकि जिस आदमी से उस लड़की की शादी हो रही थी वो बहुत खतरनाक है। मगर हेजो उसकी बात नहीं मानता। वहीं जेमी एक रिंग शॉप में होती है। उसकी सेकंड मदर इन लॉ कहती है जो तोहफा तुम हमें देने वाली हो उसके सामने तो ये रिंग कुछ भी नहीं है। जेमी 2 मंथ प्रेग्नेंट होती है। कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल जाती है। वहीं आज उस लड़की की शादी होती है। उसका बॉडीगार्ड उसके होने वाले हस्बैंड चिलसोंग की ऑफिस जाकर सारा पैसा और सोना निकाल लेता है। वो नीचे बैग फेंकता है और कारी से उसे कार में रखने कहता है। वहीं शादी में सारे फंक्शंस चल रहे थे और कुछ देर बाद शादी हो जाती है मगर वो लड़की बहुत नर्वस होती है। दोनों हाथ पकड़कर वॉक करते हैं। तभी हेजो वहाँ बाइक चलाते हुए आता है। वो कुछ स्टंट मारता है तो चिलसोंग और उसके आदमियों को लगता है ये भी कोई एक नया सरप्राइज है। हेजो बाइक से उतर के चिलसोंग से कहता है ये शादी नहीं हो सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चिलसोंग जैसे ही उसके पास आता है हेजो उसे हेलमेट से मार गिराता है। सभी को लगता है ये कोई शो है और वो लोग तालियां बजाने लगते हैं। तभी हेजो उस लड़की को लेकर वहाँ से भागने लगता है। वो लड़की बहुत खुश होती है और कहती है मेरे साथ चलो, हमें साथ रहना चाहिए। तभी हेजो के आंखों के सामने अचानक अंधेरा आने लगता है। वो बेहोश हो जाता है और दोनों पहाड़ से गिर जाते हैं। हेजो को सपना आता है जिसमें उसके मॉम डैड उसे छोड़कर जा रहे थे। हेजो के पापा कहते हैं हम तुम्हारे मॉम डैड नहीं हैं। हेजो जोर जोर से चिल्लाकर कहता है
तो बताओ मैं कौन हूँ। तभी उसे होश आ जाता है। डॉक्टर उसे ऑफिस में ले जाता है। वो बताता है तुम्हारे दिमाग में ट्यूमर्स हो चुके हैं, वो भी बहुत सारे। दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं जाएगा। वहीं जेमी को हॉस्पिटल में पता चलता है उसे मेनोपॉज हो चुका है और वो कभी माँ नहीं बन सकती। जेमी बहुत डर जाती है और रोने लगती है। वो डॉक्टर से कहती है मुझे अभी 2 महीने का बच्चा चाहिए मेरे पेट में। मैंने सबसे कहा था मैं प्रेग्नेंट हूँ। वहीं हेजो को पता चलता है उसके पास बस 3 महीने हैं और ये बीमारी उसे अपने परिवार से मिली है। हेजो हंसते हुए कहता है मैं अपने पेरेंट्स को जानता तक नहीं, प्यार तो नहीं मगर बीमारी जरूर दे गए। ये तो नाइंसाफी है ना। वहीं जेमी डॉक्टर से कहती है शादी करने के लिए मैंने उसके घर वालों से कहा था मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये उसी का आइडिया था। क्या मैं अपनी शादी से पहले प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? शादी 3 दिनों में है। डॉक्टर मना कर देती है। जेमी उदासी से जा रही होती है। तभी हेजो उसे देख लेता है। वो उसके पीछे जाने लगता है। जेमी फ्यूनरल हॉल के बाहर बैठकर बहुत जोर जोर से रोती है। वो चिल्लाती है कि अब मैं क्या करूंगी। जेमी नीचे बैठकर सबके बच्चे हो सकते हैं तो मेरे क्यों नहीं? 3 दिनों में मेरी शादी है। मुझे खानदान के वारिस को जन्म देना था। अब कैसे करूंगी? कुछ देर बाद जेमी बाहर निकलती है। वो देखती है बारिश हो रही है। जेमी भीगते हुए जाने लगती है। तभी पीछे से हेजो उसके हाथ में छाता देता है और अपना मुंह छुपाते हुए वहां से चले जाता है। कुछ दूर जाने के बाद हेजो के सर में जोर से दर्द देने लगता है। उसे जेमी की बात याद आ जाती है कि वो माँ नहीं बन सकती। जब जेमी हेजो के साथ थी तो उसका बस एक ही सपना था कि उसे बस माँ बनना था। वो अपने बच्चों को अपने साथ रखना चाहती थी। दोनों बहुत खुश थे मगर एक दिन उनका झगड़ा हो जाता है। हेजो कहता है तुम एक बहुत अच्छी बीवी बनोगी मगर तुम एक अच्छी माँ नहीं बन सकती। हमारे माँ बाप नहीं हैं तो हम भी किसी के अच्छे माँ बाप नहीं बन सकते। जेमी हेजो से कहती है तुम जिंदगी भर अकेले रहोगे और किसी सड़क के किनारे अकेले मरोगे। हेजो कहता है अब तुम्हारे साथ बोर होने लगा है और जिमी वहाँ से चली जाती है। वहीं चिलसोंग बहुत गुस्से में होता है। वो देखता है उसका लॉकर पूरा खाली है। चिलसोंग कहता है जिसने मेरी बीवी को भगाया है पता लगाओ वो कहाँ है। अब चिलसोंग अपने लोगों के साथ हेजो को ढूंढने निकल जाता है। उसका बस एक ही मकसद था कि उसे हेजो की जान लेनी है। वहीं हेजो बोंगजुरी के घर आता है। बोंगजुरी कहती है तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है क्या? हेजो कहता है होते तो यहाँ थोड़ी आता। बोंगजुरी उसके सर पर मारती है। हेजो कहता है मेरे सर पर मत मारो वरना मेरे बॉम्ब्स फट जाएंगे। पूरे 14 है। बोंगजुरी कहती है चलो सो जाओ अब। हेजो सोचता है जो बात उसने जेमी से कही थी कि वो कभी एक अच्छी माँ नहीं बन सकती वो सच हुई और जेमी ने जो उससे कहा था कि वो सड़क किनारे अकेले मरेगा वो भी शायद अब सच होने वाला है। अगले दिन जेमी अपनी मदर इन लॉ के किचन में होती है। वो हेल्प करने आई होती है मगर उससे एक भी काम सही से नहीं होता। वो अपना हाथ भी काट लेती है। उसकी मदर इन लॉ सभी के सामने जेमी को बहुत डांटती है। जेमी उदास हो जाती है। वहीं कारी हेजो के लिए राइस केक वाली डिश लाता है मगर वो राइस केक देखकर उसे अपने दिमाग में हुए ट्यूमर्स याद आ जाते हैं और वो नहीं खाता। हेजो टीवी देखने लगता है जिसमें वो फादर और बेटे का प्यार देखता है। ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। वो उठकर कपड़े पहनता है और कारी से कहता है अब से तुम्हारी नौकरी खत्म। यहाँ का सारा सामान बेच देना और जो तुम साइड काम करते हो वही तुम्हारा काम है। कारी कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? हेजो कहता है उसे ढूंढने जिसने मुझे इस दुनिया में लाया है। वहीं जेमी अपनी सेकंड मदर इन लॉ के साथ बैठकर शादी की कुछ तैयारियों में हेल्प कर रही होती है। जेमी कहती है मैं दहेज में कुछ नहीं ला रही इसलिए मैं शादी से पहले कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। उसकी सेकंड मदर इन लॉ से बताती है तुम्हारी मदर इन लॉ की प्रेगनेंसी भी काफी वक्त बाद हुई थी इसीलिए वो तुम्हारे वक्त में इतनी सावधानी बरत रही है। ये सुनकर जेमी और परेशान हो जाती है। अब रात में सोते वक्त जेमी को एक बहुत बुरा सपना आता है
वो तुरंत उठकर अपना सामान बांधती है और वहाँ से भागने लगती है। पर जैसे ही वो गेट के बाहर बैग रखती है, कोई पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। जेमी पीछे पलटती है और बहुत डर जाती है। अब अगले दिन शादी का दिन होता है। जेमी को सभी सर्वेंट्स तैयार करते हैं। वहीं गार्डन में बहुत सारा खाना बनाया जा रहा था मेहमानों के स्वागत के लिए। वहीं सर्वेंट जेमी से कहते हैं हम दूल्हे को अंदर भेज रहे हैं। वो लोग चले जाते हैं। जेमी अपने आप को देखती है, वो बहुत सुंदर लग रही थी। तभी कोई अंदर आता है। जेमी उसे देखकर हैरान हो जाती है। वो कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो? हेजो कहता है तुम्हें लेने। तुम अपने पर मत लेना, सभी से कह देना मुझे अगवा कर लिया है, मुझ पर इल्जाम डाल देना। अगर उन्हें पता चला तुम कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती तो क्या करोगी? तुम इन लोगों को ठग रही हो जेमी, और ये एक क्राइम है। हेजो हाथ बढ़ाते हुए कहता है चलो मेरे साथ। तभी ओहंग जो कि जेमी का दूल्हा है वो दरवाजा खोलता है और उन दोनों को साथ देखकर हैरान हो जाता है। जेमी भी डर जाती है और यही एपिसोड 1 एंड होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं हेजो बताता है ये कहानी 1991 में शुरू हुई थी, जब एक अमीर कपल को पता चलता है उनमें से पति को कैंसर है, तो उसने अपना स्पर्म फ्रीज करवा लिया और फिर 2 साल बाद कैंसर चला गया, जान बच गई और फ्रोजन स्पर्म से उन्हें बेटा पैदा हुआ। उनका बेटा बिल्कुल अपने पापा की तरह था, मगर एक दिन कहानी में ट्विस्ट आ गया और उन्हें पता चला ये बच्चा कंटेनर नंबर 139 का तो है ही नहीं जो उनका था, ये तो कंटेनर नंबर 137 का है। हेजो प्रेजेंट में एक क्लिनिक में बैठकर ये कहानी बता रहा था। सभी बहुत गौर से सुन रहे थे। हेजो कहता है इसमें गलती किसकी थी? उस क्लिनिक की, और वो क्लिनिक यही है, और जो बच्चा पैदा हुआ था वो मैं ही हूँ। अब हेजो डॉक्टर के केबिन में जाता है और उसे डरा धमका कर अपने बायोलॉजिकल डैड का एड्रेस मांगता है, मगर डॉक्टर कहता है डोनर की पर्सनल इंफॉर्मेशन देना गलत है। हेजो कहता है फिर तुम्हें मुझे हर्जाना देना होगा। डॉक्टर कहता है मैंने तो तुम्हारे मॉम डैड को अच्छा खासा हर्जाना दिया था। एक बात बताओ, अगर कोई नूडल्स ऑर्डर करता है और उसे राइस दे दिया जाए तो शेफ कस्टमर से माफी मांगता है ना, और उसे हर्जाना भी देता है, मगर नूडल्स से थोड़ी ना कोई माफी मांगता है। ये सुनकर हेजो हंसने लगता है। वो कहता है सही कहा, मैं बस एक गलत ऑर्डर हूँ। मगर हेजो डॉक्टर को बिल्डिंग से फेंकने की धमकी देता है और डॉक्टर डर जाता है। वो उसे एड्रेस दे देता है और हेजो वहाँ से निकल जाता है। वो जेमी के पास आता है और उसे अपने साथ चलने कहता है, मगर जेमी मना कर देती है। हेजो कहता है तुम्हारे साथ मजा आता है और मैं कभी बोर नहीं होऊंगा। जेमी उसे चाटा मारती है। हेजो अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है मेरे साथ चलो। तभी जेमी का दूल्हा ओहंग वहाँ पहुँच जाता है। वो पूछता है कौन है ये? हेजो कहता है मैं जेमी के बड़े भाई जैसा हूँ, हम एक ही ऑर्फनेज में थे। ओहंग कहता है ओ जेमी का बड़ा भाई, यानी मेरा भी बड़ा भाई। जेमी हेजो को वहाँ से ले जाने लगती है। वो ओहंग से कहती है मैं इसे बाहर तक छोड़ आती हूँ। जैसे ही वो बाहर निकलती है ओहंग भागते हुए आता है और हेजो को गले लगाते हुए कहता है मैं इनका मरते दम तक साथ दूंगा। ये सुनकर जेमी खुश हो जाती है। फिर वो हेजो को छोड़ने जाती है। हेजो कहता है तुम प्यार करती हो उससे? जेमी कहती है हाँ, और वो भी बहुत प्यार करता है, इतना कि मुझसे शादी करने के लिए उसने अपने परिवार वालों से झूठ कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ ताकि वो लोग मुझे अपना लें। वो हमारे रिश्ते को नाम देने से डरता नहीं है और मैं मरते दम तक उसका साथ निभाऊंगी। जेमी वहाँ से जाने लगती है, पर तभी हेजो पीछे से उसे उठा लेता है और अपने साथ ले जाने लगता है। जेमी का सर सीलिंग से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। यहाँ सेकंड मदर इन लॉ ये सब देख लेती है। हेजो जेमी को लेकर काफी दूर निकल जाता है। चिलसोंग और उसके गुंडे बहुत मारते हैं। वहीं ओहंग के घर पर सभी लोग उसकी माँ बम्हो को कोस रहे होते हैं। वो कहते हैं ये तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर ओहंग की शादी उस अनाथ लड़की से नहीं की जाती
तो ये नहीं होता। ओहंग वही बच्चा है जो तुम्हें इतनी मुश्किल से हुआ था और अब उसकी होने वाली दुल्हन हमारे वारिस को लेकर भाग चुकी है। यही होता है जब एक औरत परिवार संभालती है तो। बम्हो कहती है तुम सब इतने सालों से इसी फिराक में थे ना कि कब मुझसे कोई गलती हो और तुम सब मुझे सुनाओ। ये परिवार के पास खाना खाने के लिए एक मुट्ठी चावल भी नहीं थे। कुछ चावलों के लिए तुम सभी को अपने खेत बेचने पड़े थे। ये परिवार को सब कुछ मैंने दिया है। शादी मेरे बेटे की थी तो मुझे आप लोगों की राय नहीं चाहिए। ये कहकर बम्हो वहाँ से चली जाती है। वो ओहंग के पास आती है और ओहंग से शादी का कपड़ा उतारने कहती है। तभी दूसरी माँ वहाँ आ जाती है। वो बताती है जेमी को उस लड़के ने अगवा कर लिया है। ये सुनकर ओहंग को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसे जेमी का ताज भी देती है। वही है जो कार के बाहर बैठा होता है। वो कुछ सोच रहा था। तभी कारी उसे फोन करता है। वो कहता है कहाँ हो तुम? हेजो कहता है जिस लड़की को शादी से भगाया था उसके साथ हूँ। तभी हेजो देखता है जेमी कार में नहीं है। वो कॉल कट कर देता है और यहाँ चिलसोंग और उसके गुंडे भी ये सारी बात सुन रहे होते हैं। चिलसोंग कारी को जल्द से जल्द हेजो को ढूंढने कहता है वरना वो उसे मार देगा। वहीं जेमी हेजो से दूर भाग रही थी मगर हेजो उसका पीछा करता है और उसे कार में बैठने कहता है। जेमी खेतों में चली जाती है। वो पानी में गिर जाती है। हेजो उसके पीछे जाता है और उसे पकड़ लेता है। जेमी जोर जोर से रोते हुए कहती है तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले होते कौन हो? पहले मुझे मजा नहीं आ रहा कहकर छोड़कर चले गए और अब वापस आ गए। तुमने सब बर्बाद कर दिया। जेमी बहुत रोती है और हेजो उसे गले लगा लेता है। जेमी कहती है तुम्हारी वजह से मैं माँ नहीं बन सकती। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हेजो उसे शांत करवाते हुए कहता है मरने के बाद मुझे मेरी किए की सजा मिल जाएगी। अब कुछ देर बाद जेमी अपने कपड़े और शूज धो रही थी। तभी उसे याद आता है एक रात पहले जब वो बैग लेकर भाग रही थी तभी ओहंग उसे रोकता है। वो पूछता है आप कहाँ जा रही हो? जेमी कहती है वो मुझे घबराहट हो रही थी इसलिए मैं ताज़ी हवा खाने बाहर जा रही थी। ओहंग जेमी को अंदर लेकर आता है और शादी में पहनने के लिए उसे जूते देता है। जेमी कहती है शादी में लड़की को जूते देते हैं तो वो भाग जाती है। ओहंग कहता है आप भागी तो मैं आपको पकड़ लूंगा। मैं दुनिया के कोई भी कोने में से आपको ढूंढ कर निकालूंगा। जेमी ओहंग को गले लगाकर कहती है शुक्रिया मुझे जाने से रोकने के लिए। ओहंग उससे कहता है हम बहुत सारे बच्चे पैदा करेंगे जेमी जी और बहुत खुश रहेंगे। ये सब सोचकर जेमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ देर बाद वो हेजो के साथ निकल जाती है। हेजो कहता है हम नमवॉन जा रहे हैं। जिसकी मुझे तलाश है उनमें से शायद एक वहीं रहता है। ये ट्रिप पूरी तरह पर्सनल है। जेमी हेजो से उसका जैकेट मांगती है। ठंड लग रही है कहकर जैकेट में से वो फोन निकालकर पासवर्ड डालती है मगर वो रॉन्ग आता है। तभी हेजो उसे पासवर्ड बताते हुए कहता है क्या कहोगी कि मैं माँ नहीं बन सकती और मैं तुम्हारी फैमिली को ठग रही थी? जेमी कहती है तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? हेजो कहता है मैं उस फ्यूनरल हॉल में था जहाँ तुम जोर जोर से ये कहकर रो रही थी। जेमी कहती है तुम्हें तो खुशी हुई होगी, तुम्हारी कही हुई बात सच हो गई। गाड़ी रोको मुझे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम जाकर जेमी दरवाजा बंद कर लेती है और विंडो से भागने लगती है मगर विंडो की उस तरफ हेजो खड़ा होता है और वो उसे पकड़ लेता है। वो उसे गोद में उठाकर अपने साथ ले जाता है। वहीं ओहंग जेमी को ढूंढने जा रहा था। सभी वर्कर्स उसे रोकते हैं मगर ओहंग किसी की नहीं सुनता। तभी बम्हो आती है। वो ओहंग को डांट कर अंदर भगा देती है। वो अपने वर्कर से पूछती है तुम उसके बारे में जानकारी निकाल रहे हो ना? वो कहता है हाँ और वो सीसीटीवी भी चेक कर रहे हैं। वहीं है जो जेमी को कपड़ों की दुकान में ले जाता है और जो अच्छा लगे वो खरीद लेने कहता है। जेमी वहाँ की लेडी से उसका फोन ले लेती है और कुछ कपड़ों के साथ फोन लेकर ट्रायल रूम में चली जाती है। वो ओहंग को कॉल लगाने लगती है मगर वो उसका नंबर भूल चुकी थी। कुछ देर बाद उसे नंबर याद आता है मगर ओहंग कॉल नहीं उठाता।
तभी हेजो दरवाजा खटखटाता है और जेमी चेंज करके बाहर निकल जाती है। वो लेडी से एक बैग मांगती है और कपड़ों के साथ फोन भी ले जाने लगती है। तभी हेजो बैग से फोन निकाल कर देता है और कहता है ये तो देना तुम भूल ही गई। अब कुछ देर बाद वो लोग नामवॉन पहुंच जाते हैं और रात भी हो जाती है। वहीं ओहंग अपना फोन ऑन करता है, वो कॉल देखता है और जेमी का वॉइस नोट सुनता है। जेमी उससे कहती है मैं नमवॉन के रास्ते में हूँ, तुमने कहा था ना अगर मैं भागी तो तुम मुझे ढूंढ निकालोगे, वक्त आ गया है। ये सुनकर ओहंग को बहुत गुस्सा आता है और वो कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं हेजो और जेमी एक रेस्टोरेंट के पास पहुँचते हैं। जेमी गाड़ी से उतरने से मना करती है। हेजो कहता है जिसकी मुझे तलाश है वो शायद यही है, तुम जितना ज्यादा कोऑपरेट करोगी ये ट्रिप उतनी ही जल्दी खत्म हो जाएगी और किस्मत ने साथ दिया तो आज ही। ये सुनकर जेमी तुरंत नीचे आ जाती है। वो लोग रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। ओनर को देखकर हेजो थोड़ा नर्वस हो जाता है। फिर ओनर उन लोगों के लिए सूप लाने जाता है। हेजो रेस्टोरेंट में लगी फोटोज देखता है। कुछ देर बाद ओनर सूप लेकर आता है जो बहुत टेस्टी लग रहा था। ओनर पूछता है तुम्हें कितने महीने हुए हैं? हेजो कहता है शायद 2 या 3 हुए होंगे। जेमी कहती है इसे कुछ नहीं पता, ये बच्चा इसका नहीं है। ओनर कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत पर्सनल सवाल पूछ लिया। फिर वो बताता है मेरे बेटे अभी अभी यहाँ आए हैं, पिछले साल मुझे ऐसे ही चक्कर आ गए थे तो सब मेरे पास वापस आ गए। हेजो कहता है आपके बाल में कुछ लगा है और बहाने से वो ओनर के कुछ बाल तोड़ लेता है और अपने जेब में रख लेता है। अब जाते समय हेजो कहता है मैं तो अपना वॉलेट वहीं पेट्रोल पंप पर भूल गया। ओनर कहता है कोई बात नहीं, आज खाना हमारी तरफ से समझो। हेजो कहता है मैंने ड्रिंक कर ली है, मैं ड्राइव नहीं कर सकता, तो क्या आज रात हम यहीं रुक सकते हैं? ओनर हाँ कह देता है और उन्हें एक कमरा दे देता है। वो दोनों लेटे होते हैं। हेजो जेमी को सता रहा होता है। जेमी कहता है अगर तुम अपने बिस्तर पर नहीं गए तो मैं चिल्ला दूंगी। अब आधी रात को जेमी भाग रही होती है। तभी अचानक हेजो नींद में कहता है मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ जेमी, मुझे छोड़कर मत जाओ। ये सुनकर जेमी उसके पास बैठ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। यही एपिसोड 2 एंड होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं हेजो एक पार्सल लेकर बहुत तेजी से कहीं जा रहा था। अचानक वो एक कार से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। वो तुरंत उठकर अपने पार्सल का बॉक्स खोलता है जिसके अंदर का सामान टूट चुका था। हेजो बहुत परेशान हो जाता है। तभी कार से उतरकर वो आदमी कहता है क्या तुम ठीक हो? हेजो उसे देखता है। वो और कोई नहीं हेजो के पापा होते हैं। वो कहते हैं सुनियोक। हेजो उन्हें देखता है। हेजो अपनी आंखें उनके पास से हटा नहीं पाता। उसके पापा उसे अपना कार्ड देते हैं जिसके ऊपर लिखा था मैं तुम्हारा पापा चे योंग। उसके पापा की कंपनी का नाम यही होता है। हेजो अपना कार्ड देते हुए कहता है मेरा नाम हेजो है, मर्डर के अलावा मैं सारे काम कर लेता हूँ, बस हम खोए हुए बच्चों को नहीं ढूंढते और भागे हुए को भी नहीं। हेजो के पापा वहाँ से चले जाते हैं। तभी पीछे से कोई उसका हाथ पकड़ता है और प्रेजेंट में जेमी उसका हाथ पकड़ती है। हेजो आंखें खोलता है। वो जेमी का हाथ पकड़कर उसे अपने बिस्तर की तरफ ले जाता है। जेमी को लगता है वो उसे किस करने वाला है। वो आंखें बंद कर लेती है मगर हेजो कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना, अगर भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बांध दूंगा। जेमी देखती है उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब कुछ देर बाद वो डीएनए टेस्ट करने वाला आदमी आता है। हेजो उसे सैंपल देके जल्द ही मैच करने कहता है। असल में डॉक्टर ने हेजो को एबी ब्लड टाइप वालों के 5 नाम बताए थे जिनमें से एक आदमी ये रेस्टोरेंट का ओनर है और ये 5 आदमियों में से कोई एक हेजो का पापा हो सकता है। हेजो अंदर जा रहा था तभी वो ओनर के बच्चों को प्रॉपर्टी के लिए लड़ता हुआ देखता है। वो लोग अपने पापा को बिना बताए ये रेस्टोरेंट और घर बेच रहे थे। वहीं जेमी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बहुत कोशिशों के बाद जेमी अपने आप को छुड़ा लेती है पर तभी उसके सामने हेजो आ जाता है। ऐसा करता उसे देख हेजो बहुत हंसता है। फिर उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। हेजो कहता है तुम तो मुझे छोड़कर चली गई थी और पलट कर भी नहीं देखा था।
जेमी कहती है अगर पलट कर देखती तो रुक नहीं पाती। ये सुनकर हेजो बहुत हैरान हो जाता है। जेमी जाकर अपने बेड पर सो जाती है। हेजो टीवी ऑन करके देख रहा होता है। तभी जेमी उसे पीछे से देखने लगती है। उसे याद आता है जब हेजो बाइक से गिरा था तो जेमी पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ती है। वो उसे कहती है क्या तुम ठीक हो? वो अपना हैंकरचीफ उसके हाथ पर बांधती है। अगले दिन हेजो उसे प्ले स्कूल में मिलने आता है जहाँ वो काम किया करती थी। हेजो कहता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं है तो मुझे बना लो। दोनों मुस्कुराते हैं और उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। जेमी यही सब याद कर रही थी। अब अगले दिन ओहंग की सेकेंड मॉम बम्हो को बताती है ओहंग अपने कमरे में नहीं है। बम्हो कहती है मुझे पता है। तुम्हें क्या लगा वो इतना बेवकूफ है कि ये सब होता देख भी शांत बैठा रहे और कुछ ना करे? वो प्यार में अपने परिवार पर गया है। वो कहती है अगर वो परिवार की बातें इतनी ही सुनता है तो उसने हमारे सबसे बड़े रिवाज को कैसे तोड़ दिया? उसने जेमी को प्रेग्नेंट कैसे कर दिया? वहीं ओहंग नामवॉन पुलिस स्टेशन में होता है कि वो मेरी शादी में घुसकर मेरी बीवी को ले गया। उसने हेजो की ड्राइंग भी बनाई थी। पुलिस वाले कहते हैं शायद वो उस लड़के के साथ भाग गई हो। ओहंग कहता है ऐसा नहीं हो सकता। जेमी जी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब वो जेमी की तस्वीर प्रिंट करवाता है। ओहंग कहता है हम शादी के बाद सब करने वाले थे मगर वो मेरी जेमी जी को लेकर भाग गया। वहीं चिलसोंग और उसके गुंडे भी नामवॉन के रास्ते में होते हैं। उनके साथ कारी भी होता है जिसे वो लोगों ने बहुत मारा था। वहीं ओहंग पूरे नामवॉन में जेमी की तस्वीर लगाता है और आने जाने वाले सभी को उसकी तस्वीर देता है। इतनी गर्मी में भी ओहंग एक भी रोड नहीं छोड़ता और हर जगह जेमी की तस्वीर लगाता है। जेमी की एक तस्वीर उस रेस्टोरेंट के बाहर एक कार पर जा गिरती है। उसी छत पर हेजो ने जेमी के वो जूते फेंके थे। हेजो ओनर को जाकर कल के खाने के पैसे देता है और वो कुछ पैसे ज्यादा ही दे देता है। ओनर उसे कहता है थोड़े देर में अपनी बीवी को लेकर रेस्टोरेंट में आ जाना और आज का स्पेशल सूप पी कर जाना। अब वो दोनों रेस्टोरेंट में होते हैं। जेमी हेजो से कहती है मेरा जूता मुझे वापस दो। हेजो कहता है मुझे नहीं पता वो कहाँ है, शायद इनके कुत्ते ने उसे खा लिया होगा। चलो मैं तुम्हें वैसा ही दूसरा दिला दूंगा। जेमी कहती है अगर तुम मुझे सोने के भी दिलाओगे तो मुझे नहीं चाहिए। तभी बाजू के कॉफी शॉप का ओनर वहाँ आता है जो ये जगह खरीदने आया था मगर छोटा भाई उसे जाने कहता है। वो कहता है हम ये जगह नहीं बेचेंगे। बड़ा भाई कहता है चुप हो जाओ हम तुम्हें थोड़े ज्यादा पैसे दे देंगे। छोटा भाई कहता है क्यों सिर्फ 3 ही हिस्से होंगे। तभी अचानक बड़ा भाई कहता है नहीं 4 हिस्से होंगे। उसी बीच हेजो उठकर कहता है नहीं 5 हिस्से होंगे। परिवार के हर मेंबर को हिस्सा मिलना चाहिए। हेजो वो लोगों ने रात में जो जो कहा था वो सब जोर जोर से बोलने लगता है। वो तीनों हेजो को मारने लगते हैं। तभी वो कैफे ओनर बाहर आ जाता है और जेमी की तस्वीर देखता है। उसे याद आता है ये लड़की तो अंदर ही है। वो तुरंत ओहंग को कॉल करके बता देता है। ओहंग भागते हुए ये रेस्टोरेंट आने लगता है। अंदर रेस्टोरेंट का ओनर हेजो पर नमक फेंक देता है। तभी जेमी पेट दर्द का नाटक करने लगती है। ओनर उसे यहाँ से अपनी बीवी को लेकर जाने कहता है। बाहर निकलने के बाद हेजो ओनर से कहता है वो सब आपको धोखा दे रहे हैं। ओनर कहता है मुझे सब पता है वो लोग क्या कर रहे हैं, मैं खुद अनदेखा कर रहा था तो तुम होते कौन हो बीच में आने वाले। तभी टेस्ट रिजल्ट निकल जाता है और वो नेगेटिव होता है। हेजो ओनर का हाथ छोड़ देता है और वहीं बैठ जाता है। वहीं ओहंग भागते हुए जेमी के पास आ रहा था और चिलसोंग के आदमी भी हेजो का मोबाइल ट्रैक करके उसके पास आ रहे थे। तभी हेजो ओहंग को वहां आता देखता है और वो तुरंत जेमी को लेकर कार में बैठाता है और वहां से निकल जाता है। कारी उन्हें जाता देख लेता है। तभी चिलसोंग भी रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगता है। वो अंदर जाता है और कहता है हेजो कहाँ है। ओनर आकर कहता है कौन हो तुम, निकलो मेरे रेस्टोरेंट से। वो चिलसोंग को मारता है। चिलसोंग उसे चाकू से मारने ही वाला था तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। किसी ने पहले ही लड़ाई की खबर पुलिस को दे दी थी। वो सभी को हथियार फेंकने कहते हैं। तभी बाहर ओहंग पुलिस वालों की कार लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो उन लोगों का पीछा कर रहा था। तभी वॉकी टॉकी पर खबर आती है कि मार्केट में आग लग गई है। ओहंग उनसे कहता है
मैंने ये कार थोड़े देर के लिए रेंट पर ली है। मेरा नाम ओहंग है। ये बात बम्हो को भी पता चल जाती है और वो बहुत परेशान हो जाती है। बम्हो जॉन नाम के किसी आदमी को कॉल करती है और उसे अगली फ्लाइट पकड़कर फौरन कोरिया आने कहती है। वहीं ओहंग पुलिस की कार से हेजो और जेमी का पीछा कर रहा था। बीच में जेमी हेजो को बहुत मारती है। वो उसके बाल भी खींचती है और गाड़ी रोकने कहती है। इसी चक्कर में गाड़ी एक पहाड़ के किनारे आ जाती है और पीछे से ओहंग पुलिस की कार से उन्हें धक्का दे देता है और वो लोग नीचे गिर जाते हैं। हेजो कार से बाहर निकलता है और जेमी को पकड़ लेता है। ओहंग उसे टीजर गन से मारने ही वाला होता है, मगर वो चलती ही नहीं और अचानक से वो टीजर गन ओहंग को ही लग जाती है। ओहंग बेहोश हो जाता है। जेमी उसे बेहोश देखकर हेजो को जोर जोर से मारती है और कहती है तुम्हें तो मर जाना चाहिए, मर जाओ। तभी हेजो की नाक से खून निकलता है और वो भी बेहोश हो जाता है। जेमी को समझ नहीं आता वो क्या करे। थोड़ी देर बाद हेजो को होश आता है। वो अपने आप को झाड़ियों के बीच पाता है। वो आसपास देखता है तो उसे जेमी कहीं नहीं नजर आती। हेजो कहता है शायद वो सच में चली गई। वहीं चिलसोंग और उसके आदमी पुलिस स्टेशन में होते हैं। पुलिस वाले उन्हें जेल में डाल देते हैं। उसी जेल में ओहंग भी होता है। उसे होश आ जाता है और वो अफसोस करने लगता है कि वो जेमी को नहीं बचा पाया। तभी पुलिस ऑफिसर ओहंग को बाहर आने कहते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी पहुंच तो बहुत ऊपर तक है, तुम्हें लेने कोई जॉन नाम का आदमी आ रहा है। ओहंग कहता है और मेरी जेमी जी का क्या? ऑफिसर कहता है वो दोनों गाड़ी छोड़कर फिर से भाग गए। वहीं हेजो उठकर जा रहा था। वो दूर जेमी को बैठा देखता है और मुस्कुराता है। वो उसके पास जाकर कहता है मुझे तो लगा था तुम चली गई, तुमने ही मुझे वहाँ छुपाया था ना? जेमी कहती है हाँ और वहाँ से जाने लगती है। हेजो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है मत जाओ। जेमी कहती है मुझे जाने दो वरना मुझे मार दो, या फिर तुम खुद मर जाओ या मैं तुम्हें मार दूंगी। एक दूसरे से दूर रहने के लिए हम में से एक को मरना होगा। जेमी जोर जोर से रो रही होती है। हेजो कुछ सोचता है और कहता है ठीक है, तुम चैन से जी लेना, मैं मर जाऊंगा, तब तक मैं तुम्हारा हाथ तो नहीं छोड़ सकता। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं जेमी भागते हुए ओहंग के घर आती है, जहां ओहंग कपड़े उतार कर बारिश में बैठा होता है। बम्हो कहती है जो 2 साल की मेहनत से हमने रिश्ता लगाया था वो तोड़कर ये किसी और लड़की से शादी करना चाहता है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। जेमी जाकर ओहंग को गले लगा लेती है। वो उसे अपना जैकेट पहनाती है और कहती है अब हार मान लो, तुम अपनी माँ के सामने नहीं जीत सकते। ओहंग कहता है आप बस एक वादा करो, आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। जेमी ओहंग का हाथ पकड़ते हुए उसे वादा करती है। ओहंग अपनी माँ से कहता है जेमी जी प्रेग्नेंट है। अब प्रेजेंट में ओहंग बेहोश होता है। जेमी को यही बातें याद आ जाती है कि वो माँ नहीं बन सकती और ओहंग का सपना तो बहुत सारे बच्चे पैदा करना है। जेमी बहुत रोती है और फिर हेजो को झाड़ों में छुपा देती है। वो देखती है पुलिस ऑफिसर ओहंग को अपने साथ ले जा रहे हैं। वो कहती है आई एम सॉरी, मुझे अब तुम्हारा हाथ छोड़ना होगा। यहाँ हेजो जेमी से कहता है मैं मर जाऊंगा, अगर मेरे जाने से तुम्हें खुशी मिलेगी तो मैं चला जाऊंगा। जेमी कहती है प्रॉमिस। हेजो उसे प्रॉमिस करता है तो जेमी उसे पानी में ढकेल कर वहाँ से भाग जाती है। हेजो मुस्कुराते हुए कहता है अब जब जाने का वक्त पता चल गया है तो जीने का मन कर रहा है। अब रात में ओहंग पुलिस ऑफिसर से कहता है जेमी जी के बारे में कुछ पता चला? ऑफिसर कहता है नहीं। तभी जेमी पुलिस स्टेशन के बाहर से ओहंग को कॉल करती है। ओहंग पुलिस ऑफिसर को बताता है जेमी का कॉल है और वो लोग नंबर ट्रेस करने लगते हैं। जेमी ओहंग से कहती है मुझे डर लग रहा है, शायद अब मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगी। ओहंग कहता है आप मुझे बताएं आप कहाँ हो, मैं आपको लेने आता हूँ। तभी हेजो आ जाता है और वो जेमी को फोन रख देने कहता है। पुलिस ऑफिसर बताता है ये नंबर तो पुलिस स्टेशन के बाहर वाले पीसीओ का है। ओहन बाहर आकर जेमी को ढूंढने लगता है और हेजो जेमी को लेकर कार के पीछे छुपा होता है। वो उसे शांत करवाता है।
फिर कुछ देर बाद जेमी और हेजो एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं और ड्रिंक करते हैं। हेजो कहता है तुम अब भी पहले की तरह मजबूत होने का दिखावा करती हो, मगर अंदर से नर्म दिल हो। अगर तुम मजबूत होती तो अभी ओहंग के साथ होती। मेनोपॉज तो बस एक बहाना है। जेमी कहती है क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं खुश रहूंगी। हो सकता है मैं इस प्यार के चक्कर में उसका सब कुछ छीन लूं। हो सकता है मेरी वजह से उसका खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाए और हमारे साथ ही ये पीढ़ी खत्म हो जाए। मैं किसी के दुखों का कारण नहीं बनना चाहती। वहीं पुलिस स्टेशन में ओहंग अपने कपड़े उतार देता है। वो कहता है तुम लोग कुछ नहीं कर पाए। वो एक बेंच पकड़ लेता है और उसे छोड़ता नहीं। चिलसोंग और उसके गुंडे ओहंग को चीयर करने लगते हैं और कहते हैं ऐसे ही पकड़े रहना। तभी जॉन आ जाता है और वो ओहंग को उठाकर अपने साथ ले जाता है। वहीं जेमी और हेजो एक बेंच पर बैठे होते हैं। हेजो कहता है अब से तुम कोई मंजिल मत तय करना। अगर मंजिल तय हो जाए तो गाड़ी ट्रैक से उतर ही जाती है, इसलिए बस जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। अब जॉन कार में ओहंग को हेजो की पूरी डिटेल्स देता है, जिसमें उसे पता चलता है हेजो तो अनाथ नहीं है। ओहंग सोचता है जेमी ने उसे झूठ क्यों बोला होगा। ओहंग हेजो और जेमी की कुछ तस्वीर भी देखता है और उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, मगर वो सारे एविडेंस फाड़ के फेंक देता है और कार से उतर जाता है। उसे लगता है जॉन उसे घर ले जाने आया है, मगर जॉन तो उसकी मदद करने आया था। वो ओहंग को कार की चाबी देता है और खुद साइड में बैठ जाता है। अब अगले दिन हेजो जेमी को लेकर बुसान जा रहा था। उसे जिसे ढूंढना है उसमें से एक वहीं रहता है। ट्रेन में उसके साथ में बैठे हुए हस्बैंड और वाइफ उन्हें स्नैक्स देते हैं। जेमी पूछती है हम बुसान क्यों जा रहे हैं। हेजो कहता है मेरे पापा को ढूंढने। मेरे पास 5 नाम हैं, जिसमें से पहला तो नहीं था। अब हम सेकंड के पास जा रहे हैं। जेमी कहती है पर तुम उन्हें अभी क्यों ढूंढ रहे हो। हेजो कहता है क्योंकि छुट्टियां खत्म होने वाली है तो सोचा मिल लूं। तभी अचानक हेजो को चक्कर आने लगते हैं। वो बाथरूम में जाकर दवा खाता है। कुछ देर बाद जेमी बाथरूम का दरवाजा खटखटाती है। हेजो बाहर निकलता है तो जेमी देखती है बाथरूम में कुछ दवाई गिरी है। वहीं जॉन को पता चलता है वो लोग बुसान में हैं। वो ओहंग को कार में बैठाता है और बुसान के लिए निकल जाते हैं। वहीं जेमी और हेजो शॉपिंग करने जाते हैं। वो लोग कपड़े खरीदते हैं और 7 बैग्स भी खरीदते हैं। फिर कुछ देर बाद हेजो बैंक से बहुत सारे पैसे लेता है और नया फोन भी। उसे कारी का मैसेज मिल चुका था। कारी ने कहा था चिलसोंग उसे ढूंढ रहा है। वो कहता है मैंने कहा था उसकी होने वाली बीवी को लेकर मत भागो। हेजो सोचता है मैं उसकी बीवी को लेकर थोड़ी ना भागा हूँ। फिर जेमी और हेजो कुछ खाते हैं। अब हेजो बॉन्गजूरी को कॉल करता है और उसे पता चलता है कारी आजकल चिलसोंग के साथ है। हेजो देखता है जेमी को एक शूज बहुत पसंद आया है। वो उसे खरीद कर दे देता है, जिससे जेमी बहुत खुश होती है। हेजो को जेमी बहुत प्यारी लगने लगी थी। वहीं चिलसोंग कारी को ट्रेन की पटरियों से बांध देता है। उसे वो मैसेज मिल चुका था जो कारी ने हेजो को भेजा था। तभी सामने से ट्रेन आ जाती है। चिलसोंग कहता है बताओ तुम किसके साइड हो। कारी कहता है आपकी, और ट्रेन बाजू की पटरी से निकल जाती है। चिलसोंग कहता है इस पटरी की ट्रेन आने से पहले उस हेजो को ढूंढ निकालो। वहीं हेजो और जेमी पहाड़ों के ऊपर हेजो के पापा को ढूंढने जाते हैं। वो लोगों को वहाँ एक आदमी मिलता है। को पूछता है तुम लोग कौन हो। जेमी कहती है हम मेरे दोस्त के बनाए हुए स्पर्म को ढूंढ रहे हैं। हेजो कहता है स्पर्म डोनर को। जेमी कहती है सही कहा। वो कैसे कहती है कि आप अपने बाल या टूथब्रश दे सकते हैं, इससे हमें पता लग जाएगा। को कहता है ये बात है, मजा आएगा। वो उन्हें घर में बुलाता है और कहता है स्टॉक्स में मेरे काफी पैसे डूब गए थे तो मैंने सोचा कहीं से कमा लूं। डोनेशन के बदले वो लोग 1 लाख वॉन के गिफ्ट कार्ड दिया करते थे। जेमी देखती है को टैंगो भी किया करता था। जेमी कहती है मैंने भी थोड़ा सीखा है। ये सुनकर को गाना लगाता है और वो दोनों डांस करते हैं, मगर हेजो को ये अच्छा नहीं लगता। वो गाना बंद कर देता है। कुछ देर बाद जेमी बताती है आजकल टेस्ट का रिजल्ट एक ही दिन में मिल जाता है।
को कहता है तो टेस्ट आने तक यहीं रुक जाओ, मुझे भी पता चल जाएगा। जेमी कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें थकान भी नहीं होगी। को ऊपर का कमरा साफ करने चला जाता है। यहाँ ओहंग और जॉन बैठे होते हैं, वो दोनों कुछ खा रहे थे। ओहंग जॉन से पूछता है वो लोग नामवोन से बुसान क्यों चले गए, मगर जॉन कोई जवाब नहीं देता। ओहंग देखता है जॉन को बदहज़मी हो गई है, वो उसका हाथ मलने लगता है, मगर इससे जॉन नर्वस हो जाता है और वहाँ से उठकर कार में चला जाता है। वही है जो टेस्ट के लिए उस आदमी को बुलाता है और कुछ सामान देकर सुबह तक टेस्ट रिजल्ट बताने कहता है। यहाँ जेमी को के साथ उसके फार्म से सब्जियां निकालती है। वो दोनों कुछ पत्ते और फ्रूट्स लेते हैं। वो दोनों आपस में बहुत बातें भी करते हैं। कुछ देर बाद हेजो घर आता है तो वो देखता है जेमी और को किचन में कुछ बना रहे हैं। जेमी बहुत हंस रही थी। हेजो उसे देख रहा होता है, तभी को उसे देखता है। वो थोड़ा सूप निकालता है और जेमी से कहता है ये उसे टेस्ट करवाओ। जेमी टेस्ट करवाती है। वो हेजो को अपने हाथ से खिलाती है। थोड़ा गिर जाता है तो जेमी वो खुद खा लेती है। इससे दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं। जेमी खाने का टेबल लेती है और हेजो से कहती है चलो खाना खाते हैं, और वहाँ से चली जाती है। वहीं कारी किसी को कॉल लगाता है और उसे पता चल जाता है हेजो कहाँ है। यहाँ को दोनों के लिए बिस्तर लगाता है। जेमी हेजो से कहती है हम आज ही मिले हैं, मगर मैंने उन्हें मेनोपॉज के बारे में बता दिया। उसी से एक जोक बन गया था और हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे थे। वो सोचकर जेमी वापस हंसने लग जाती है। हेजो बस उसे देख ही रहा था। अचानक वो कहता है सुनो जेमी, तुम रो सकती हो, जबरदस्ती हंसना जरूरी नहीं है। ये सुनकर जेमी चुप हो जाती है और कहती है मैं सोने जा रही हूँ, लाइट बंद कर दो। जेमी अंदर बहुत रोती है। हेजो उसके पास आकर उसे सहलाने लगता है। इससे जेमी को और रोना आ जाता है और वो बहुत ज्यादा रोती है। अचानक सहलाते हुए हेजो के सर में जोर से दर्द देने लगता है, मगर वो कुछ नहीं कहता। अपना दर्द बर्दाश्त करते हुए वो जेमी को चुप करवाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं जेमी बचपन में एक अनाथ आश्रम में रहा करती थी। वहाँ बहुत सारे बच्चे थे और उन्हें अडॉप्ट करने के लिए रोज कोई ना कोई पेरेंट्स आया करते थे। जेमी बहुत कोशिश किया करती थी कि कोई उसे भी अडॉप्ट कर ले, मगर लाख कोशिशों के बाद भी जेमी को कोई अडॉप्ट नहीं करता। इसीलिए जेमी सोचती है अगर मुझे माँ नहीं मिल सकती तो मैं बड़े होकर एक अच्छी माँ बनूंगी। ये सुनकर सभी बच्चे जेमी पर हंसते हैं और एक दिन हेजो भी कहता है कि तुम एक अच्छी माँ नहीं बन पाओगी। अब प्रेजेंट में जेमी हेजो से कहती है तुमने जो कहा था सच हुआ, तुम अब मेरे लिए एक गाना गाओ। जेमी अपने बिस्तर पर लेट जाती है और हेजो उसके लिए गाना गाता है। जेमी रोते रोते सो जाती है। वहीं ओहंग और जॉन सस्ते होटल चुनने के चक्कर में एक बहुत अजीब जगह आ जाते हैं। वहाँ एक ही बेड होता है। ओहंग कहता है तुम्हें चलेगा ना जॉन। जॉन को बाजू कमरे से अजीब सी आवाजें आ रही थी। वो जोर से दीवार पर मारता है और आवाज बंद हो जाती है। तभी ओहंग को पता चलता है हेजो जो कार लेकर घूम रहा है वो किसी सुन्योक नाम के आदमी की है। वहीं हेजो को चक्कर आ रहे थे, उसे अपनी दवाई नहीं मिल रही थी। वो हर जगह ढूंढ रहा था। तभी को उसे दवाई दिखाते हुए कहता है इसे ढूंढ रहे हो। हेजो वो दवाई लेकर खा लेता है। तभी को कहता है अभी जाग ही गए हो तो मेरे साथ चलो। हेजो मना करता है, मगर को कहता है साथ चलो, वो अच्छी जगह है। को हेजो को लेकर फिश मार्केट आता है। वहाँ वो हेजो का हाथ पकड़ लेता है। हेजो बहुत नर्वस हो जाता है। फिर को हेजो को अपने हाथों से फिश और राइस भी खिलाता है। वहीं घर पर जेमी देखती है को और हेजो नहीं है। वो पूरे घर में उन्हें ढूंढती है। उसे लगता है हेजो भाग गया। वो जल्दी से अलमारी चेक करती है तो पैसों का बैग वहीं होता है।
यहाँ मार्केट में को बहुत सारी मछलियाँ पैक करवाने कहता है, मगर को देखता है उसके पर्स में पैसे नहीं है। वहाँ को की लड़ाई हो जाती है और उसकी वजह से हेजो को भी बीच में आना पड़ता है। वो दोनों मिलकर पूरे फिश मार्केट में अफरा तफरी मचा देते हैं। वो दोनों सभी को चकमा देकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब हेजो को के साथ बैठकर फिश रामियोन खाता है। तभी को कहता है, मैं जानता हूँ तुमने अकेले बहुत सी परेशानी सही है। वो हेजो को सहलाने लगता है। हेजो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों बैठकर ड्रिंक करते हैं और बहुत सारी बातें भी। वहीं जेमी अपना बैग लेकर घर से जंगल में निकल जाती है। वो वहाँ से भाग रही थी, तभी वो गिर जाती है। गिरने के बाद वो सोचती है, मगर मैं यहाँ से जाऊंगी कहाँ। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं को हेजो से कहता है, तो कितना वक्त है तुम्हारे पास? जो पेन किलर तुम ले रहे हो वो स्टेज 4 के कैंसर में लिया जाता है। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। अगर तुम सही में मेरे बेटे हुए तो क्या होगा? ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगता है। हेजो को भी रोना आ रहा था। वो वहाँ से चला जाता है। वहीं कारी चिल्सोंग को मसाज कर रहा था। तभी उसे ओहंग का कॉल आता है। ओहंग कहता है, वो सुनियोक मेरी बीवी को अगवा करके भाग चुका है। तुम प्लीज मुझे बता दो वो कहाँ है। कारी को सब समझ आ जाता है कि हेजो चिल्सोंग की बीवी के साथ नहीं भागा है। वो बोंगजुरी को कॉल करता है और पूछता है, क्या सुनियोक का कॉल आया था मेरे लिए? बोंगजुरी कहती है, मैं क्या तुम दोनों की मैसेंजर हूँ जो दोनों एक दूसरे की खबर मांग रहे हैं? वो फोन रख देती है और सोचती है, क्या इसे पहले से पता था हेजो का असली नाम सुनियोक है? कारी समझ जाता है हेजो और सुनियोक एक ही है। वहीं हेजो नहाकर रूम में आता है तो देखता है जेमी बिस्तर पर नहीं है। वो घबरा जाता है। तभी जेमी पीछे से कहती है, गधे कहीं के। वो आकर लेट जाती है। हेजो जेमी को सब बताने लगता है कि वो और को फिश मार्केट गए थे। जेमी को गुस्सा आता है कि वो उसे साथ नहीं ले गए। हेजो और जेमी के बीच फिर से बहस हो जाती है और दोनों गुस्से में अपनी अपनी जगह सो जाते हैं। वहीं जॉन सुबह देखता है ओहंग बाथरूम में सोया है। वो उसे उठाकर बेड पर सुलाता है। यहाँ कारी चिल्सोंग को सारी बात बताता है कि उसे गलत फहमी हुई है, मगर चिल्सोंग को गुस्सा आता है और वो कारी के पैर में चाकू मार देता है। वो कहता है, हेजो ने मेरी बीवी को शादी से भगाया या नहीं? कारी कहता है, हाँ। उसने मेरी तिजोरी लूटी या नहीं? कारी कहता है, नहीं। चिल्सोंग कहता है, मेरी इज्जत किसकी वजह से गई? कारी कहता है, हेजो। चिल्सोंग कहता है, इसीलिए मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। वहीं जेमी हॉल में बैठी होती है। तभी को वहाँ आता है। वो जेमी से कहता है, टेस्ट में जो भी आए मैंने सोच लिया है, अब वो लड़का मेरा बेटा है। मैं चाहता हूँ वो कुछ दिन और रुक जाए। जेमी कहती है, ठीक है, मैं उससे बात करूंगी। को वहाँ से चले जाता है। वहीं ओहंग कारी को वापस कॉल करता है और बताता है कि मैं बहुत अमीर हूँ। अगर तुम मुझे बताओगे वो कहाँ है तो मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। ओहंग रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे उसके बारे में बता दो। वहीं जेमी सब्जियां तोड़ रही थी तो उसे याद आता है जब वो सो गई थी, हेजो उसके जख्मों पर मरहम लगा रहा था और फिर वो बैंडेज भी लगाकर उसके होठों को छूने लगता है। जेमी होश में आ जाती है। उसे सब एहसास हो रहा था मगर वो आंखें नहीं खोलती। वहीं कारी जूस लेने के बहाने ओहंग के पास जाता है। वो उसे हेजो का पता ऑनलाइन भेज देता है। तभी चिल्सोंग का आदमी वहां आ जाता है। वो कारी को लेकर चला जाता है। ओहंग वहां से मुंह छुपाकर भाग रहा था पर अचानक वो चिल्सोंग के सामने आ जाता है। चिल्सोंग और उसके गुंडे ओहंग को पहचान लेते हैं मगर चिल्सोंग उस पर शक नहीं करता और कहता है, तुम्हारी बीवी जल्द ही मिल जाएगी। वहीं हेजो सपना देखता है को उसके लिए खाना बना रहा है और जेमी प्रेग्नेंट है। वो मुस्कुरा रहा था। कुछ देर बाद चिल्सोंग और उसके गुंडे जंगल में हेजो को ढूंढ रहे थे। तभी वो जेमी से टकरा जाते हैं। जेमी उन लोगों को मार के वहाँ से भाग जाती है। वहीं कुछ दूर ओहंग भी जॉन के साथ होता है। वो यहाँ जेमी को ढूंढने आया था। यहाँ हेजो घर पर सो रहा था। उसे कुछ पता ही नहीं था। तभी जेमी उसे उठाती है। वो उसे चाटा मारती है और कहती है,
गुंडे यहाँ तक आ गए हैं। हेजो अलमारी से फौरन अपना बैग लेता है, पर वो देखता है बैग में तो बिल्कुल पैसे नहीं है। हेजो समझ जाता है ये को ने किया है। उसे बहुत गुस्सा आता है। कुछ देर बाद जेमी और हेजो वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ चिलसोंग और ओहंग एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। चिलसोंग कहता है मुझे जिसे मारना है वो यही है। ओहंग कहता है मेरी बीवी को जिसने अगवा किया है वो भी यही है। चिलसोंग कहता है हम दोनों एक ही आदमी को ढूंढ रहे हैं। ओहंग कहता है यानी हम दोस्त हुए। तभी ओहंग एक सुई निकालकर चिलसोंग को चुबा देता है। वो कहता है अगर तुम लोग एक कदम भी हिले तो मैं इसे पैरालाइज कर दूंगा। सभी डर जाते हैं। ओहंग जॉन को अंदर जाकर जेमी को लाने कहता है। वहीं जेमी और हेजो गाड़ी में बैठकर काफी दूर निकल चुके थे। जाने से पहले हेजो ने को के घर के सारे पेपर्स की तस्वीर ले ली थी। हेजो ड्राइवर को उन्हें डॉकयार्ड छोड़ने कहता है। उसके बदले वो उसे अपनी महंगी वॉच दे देता है। वहीं जॉन आकर बताता है जेमी अंदर नहीं है। ये सुनकर ओहंग जेमी को हर जगह आवाज देने लगता है। चिलसोंग उसे पहले सुई निकालने कहता है। ओहंग कहता है तुम खुद निकाल सकते हो, उससे तुम पैरालाइज नहीं होंगे। चिलसोंग निकाल देता है। वो ओहंग को मारने वाला था तभी कारी फोन लेकर आता है और कहता है हेजो का फोन है। हेजो चिलसोंग को बता देता है वो कहाँ है और जल्द ही आने कहता है। अब हेजो अंदर जाता है और देखता है को उसके पैसों से जुआ खेल रहा है। उसे देखकर सभी वहाँ से भागने लगते हैं। को भी वहाँ से भाग रहा था, मगर हेजो उसे पकड़ लेता है। को हेजो से रोते हुए कहता है मैं ये पैसे डबल करने लाया था। सारे माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, मगर मैंने कुछ नहीं किया। हेजो उसे मारते हुए कहता है एक और झूठ। को कहता है 2 दिन तक मैंने तुझे जो खुशी दी है ये उसकी कीमत है। तुझ जैसे अनाथ को मेरे जैसा बाप कभी नहीं मिलेगा। तभी जेमी उसके पास आकर उसे गिरा देती है और बहुत मारती है। वो हेजो को लेकर वहाँ से जाने लगती है, मगर को फिर से हेजो को गुस्सा दिलाता है और हेजो उसे बहुत मारता है। वो कहता है यही सब करना था तो मुझे वो सब क्यों कहा। हेजो रोने लगता है। तभी जेमी आकर उसे रोकती है। हेजो बहुत रोता है। जेमी भी उसके साथ रो रही थी। कुछ देर बाद दोनों समुद्र किनारे होते हैं। जेमी कहती है वो तुम्हारे पापा नहीं है ना। हेजो कहता है नहीं। जेमी कहती है तो चलो अब दूसरे कैंडिडेट के पास चलते हैं। पैसों की टेंशन मत लो, मैंने कुछ पैसे निकाल कर रख लिए थे अपने पास। हेजो मुस्कुराते हुए कहता है जेमी अब जाओ तुम, वैसे भी तुम हमेशा मेरे साथ नहीं रह सकती। हेजो जाने लगता है। जेमी कहती है नहीं जाऊंगी, अब मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। पहले तुम मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे यहाँ ले आए और अब मन भर गया तो जाने कह रहे हो। मैं नहीं जाऊंगी। ये सुनकर हेजो जेमी को किस कर लेता है। वहीं दूर से ओहंग ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है उन्होंने कहा था वो मेरा इंतजार करेंगी। ओहंग रो रहा था। जॉन उसकी आंखों पर हाथ रख देता है और उसे देखने नहीं देता। यहीं ये एपिसोड एंड होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं ओहंग को उसकी मॉम बहुत सी डेट्स पर भेजा करती थी, मगर वो सभी ओहंग को उसकी मॉम की याद दिलाया करते थे, जिस वजह से ओहंग एक कमजोर कुत्ता बन जाता था। ओहंग मना नहीं कर सकता था क्योंकि वो अपनी मॉम से बहुत डरता। एक दिन जेमी बम्हो के किचन में काम कर रही होती है और वो डिश में आर्टिफिशियल कलर डाल रही थी। बम्हो जेमी को बाहर करवा देती है। ओहंग ये सब देख रहा था। कुछ देर बाद ओहंग की मुलाकात जेमी से होती है। उसे पीछे से लगता है जेमी रो रही है। वो अपना हैंकरचीफ देने जाता है, मगर देखता है कि जेमी गेम खेल रही थी। एक दिन जेमी बहुत रो रही थी तो ओहंग उसे चॉकलेट्स देता है। चॉकलेट की साइज देखकर जेमी हंसने लगती। ऐसे ही वो दोनों डेट्स पर जाने लगे। जेमी के साथ रहने के बाद ओहंग बहुत बहादुर महसूस करने लगा। वो एक शेर की तरह ताकतवर बन जाता है। ओहंग ने जेमी को जल्द ही रिंग पहनाकर एंगेजमेंट कर ली। ये सब ओहंग जॉन को बताते हुए मुस्कुरा रहा था। प्रेजेंट में ओहंग दूर खड़ा जेमी और हेजो को किस करता देखता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वो कहता मगर जेमी जी ने तो कहा था वो मेरा इंतजार करेंगी।
ओहंग जाकर हेजो को मुक्का मारता है और जेमी को गले लगाते हुए कहता, शुक्र है तुम मुझे मिल गई, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी। जेमी जोर जोर से रोते हुए कहती है, मैंने फोन पर कहा था ना, मेरे पीछे मत आना, मेरी कोई पहचान नहीं है। ओहंग कहता है तुम मेरी ले लो। ये सुनकर जेमी मुस्कुरा देती है। ओहंग उसे फिर गले लगाते हुए कहता है, अब पक्का सब ठीक है। ओहंग कहता है, जो हुआ सो हुआ, अब घर चलिए। तभी हेजो भागते हुए आता है और चिल्लाते हुए कहता, भागो जल्दी। वहीं चिलसोंग और उसके गुंडे आ चुके थे। हेजो, जेमी और ओहंग तीनों बोट की तरफ भागते हैं। हेजो और जेमी बोट में चढ़ जाते हैं। ओहंग रस्सी खोल रहा था। चिलसोंग ओहंग को छुरी फेंक कर मारता है, पर जॉन वो पकड़ लेता है। जॉन चिलसोंग के गुंडों को मार गिरा देता। यहाँ ओहंग रस्सी काट देता है। चिलसोंग जॉन के पेट में छुरी खोप देता है। यहाँ जेमी ओहंग को बोट में चढ़ने कहती है, मगर हेजो ओहंग को वहीं छोड़कर बोट लेकर निकल जाता है। बोट पर चढ़ने के लिए ओहंग छलांग मारता है और पानी में गिर जाता। वो डूबने वाला था, तभी उसे एहसास होता है जेमी पानी में है। वो उसे बचाने आ गई है। जेमी उसे किस कर रही है। अब कुछ देर बाद ओहंग को होश आ जाता है तो वो देखता कि जेमी उसके सामने लेटी है और वो हेजो के पैरों को जेमी समझकर किस कर रहा है। ओहंग को उल्टी आ जाती। जेमी उसके पीछे जाती है। ओहंग कहता, चलो दूसरी तरफ क्या है देखते हैं। वो उसे अपने साथ ले जाता। कुछ देर बाद हेजो को होश आ जाता है तो वो देखता कि जेमी वहाँ नहीं है। हेजो उसे ढूंढने जा रहा था, मगर उसे चक्कर आ जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाता। यहाँ ओहंग जेमी को अपने साथ किसी रिसोर्ट पर चलने कहता, मगर जेमी मना करते हुए कहती कि मैं नहीं चल सकती। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर ओहंग को वो बातें नहीं सुननी थी। वो जेमी का ध्यान भटकाकर वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद जेमी ओहंग के पास जाती है। ओहंग देखता कि जेमी के एक पैर में जूता नहीं है। वो जेमी का दूसरा जूता निकाल कर फेंक देता है और अपना जूता जेमी को पहनाता। जेमी ओहंग से कहती है, शुक्रिया, तुमने अपना वादा पूरा किया। मेरे भागने के बाद भी तुमने मुझे ढूंढ लिया, मगर मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाऊंगी। जेमी कहती है, तुम्हें सच सुनना होगा। ओहंग कहता कि मैं नहीं सुनूंगा। वो अपने कान बंद करके चिल्लाने लगता है। जेमी उसका हाथ हटाते हुए कहती है, मैं माँ नहीं बन सकती, मुझे मेनोपॉज हो चुका है। सच जानते हुए भी मैं तुमसे शादी कर रही थी। ओहंग कहता है, मतलब आपके भागने की वजह वो हेजो नहीं है, मेनोपॉज था। सिर्फ मेनोपॉज की वजह से आप मेरे पास नहीं आना चाहती थी? मुझे तो लगा कोई और वजह होगी। ओहंग हंसता है। जेमी कहती, मगर तुम्हारे परिवार का क्या? ओहंग कहता कि कोई बात नहीं, उनसे कह देंगे बच्चा ना होने की वजह मैं हूँ, आप क्यों फिक्र कर रही है? ओहंग उसे गले लगाते हुए कहता, मुझे इस वक्त किसी की परवाह नहीं, बस हम दोनों खुश रहना चाहिए। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी है। तभी है जो पीछे से कहता है, फिलहाल तो यहाँ हम 2 नहीं 3 हैं। यहाँ तुम दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। हम एक आइलैंड पर फंसे हैं और जब तक कोई मदद नहीं आएगी हमें यहीं रहना होगा। ये सुनकर ओहंग बहुत परेशान हो जाता है। वही बम्हो ओहंग को कॉल लगाती है, मगर उसका फोन बंद था। वो जॉन को कॉल करती तो वो भी कॉल नहीं उठाता। तभी सेकंड मॉम बम्हो से कहती है, आप शायद समझ नहीं पा रही, मगर मैं सब समझ चुकी हूँ। बम्हो पुश्तैनी किताब निकाल कर चेक करती है और जोर से चिल्लाती कि नहीं, हमारा वंश खत्म नहीं हो सकता। वहीं हेजो जेमी से कहता है, वो तो मेनोपॉज पर भी तुम्हें अपनाने रेडी है, मतलब अब तुम लौट जाओगी। जेमी कहती है, लौटने की कोई वजह नहीं है। वो उसके पास जाकर बैठ जाती है और कहती कि वो गुंडे आखिर तुम्हारे पीछे पड़े क्यों हैं। हेजो कहता है, वो गुंडे की होने वाली बीवी को मैंने शादी से भगाया था और वो लड़की ने उस गुंडे की तिजोरी खाली की और फरार हो गई। ये बात मुझे भी नहीं पता थी। जेमी हेजो को मारते हुए कहती, क्यों तुम्हें किडनैपिंग करने का शौक चढ़ा है? अब क्यों करते हो तुम ऐसे? तभी ओहंग भागकर आ जाता है। वो इन दोनों को ऐसे देखकर उदास हो जाता। वहीं जॉन एक होटल रूम में था। वो अपने जख्मों पर दवाई लगाकर उन्हें सिल रहा था। न्यूज से पता चलता है चिलसोंग के आदमी पकड़े गए और चिलसोंग फरार है।
यहाँ चिलसोंग ने कारी को बंदी बना रखा था। वहीं आइलैंड पर हेजो और ओहंग मछलियाँ पकड़ रहे थे ताकि वो कुछ खा सके। बातों बातों में ओहंग को पता चल जाता है हेजो जेमी का एक्स बॉयफ्रेंड है, मगर ओहंग कहता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ जेमी पहाड़ के अंदर से पीने लायक पानी जमा कर रही थी। वहीं मछली पकड़ते वक्त ओहंग और हेजो की लड़ाई हो जाती है। दोनों एक दूसरे को मार रहे थे। तभी जेमी जोर से चिल्लाते हुए कहती कि बेवकूफो, ये क्या कर रहे हो। अब तीनों आग लगाकर बैठते हैं और एक ऑक्टोपस और कुछ सेल्स खाते हैं। वहाँ ओहंग जेमी के हाथ से खाता है। जेमी और हेजो बातें करते हुए हंसने लगते। ओहंग उन दोनों को देखकर अनकंफर्टेबल हो रहा था। वो दोनों उसे साथ में बहुत खुश नजर आ रहे थे। तभी ओहंग हेजो से कहता है मेरे साथ चलो। वो उसे पहाड़ के ऊपर ले जाता और पेट खाली करने लगता। हेजो कहता है जब नहीं जमता है तो क्यों खा रहे थे। ओहंग कहता है जेमी जी मुझे अपने हाथों से खिला रही थी इसलिए। ये सुनकर हेजो ओहंग को देखकर कुछ सोचने लगता है। वो सोचता है ओहंग सच में जेमी से बहुत प्यार करता है। अचानक हेजो को चक्कर आ जाते और वो जमीन पर गिर जाता है। उसकी नाक से खून निकलने लगा था। ओहंग उसे देखकर कहता कि सुनियो कि तुम्हें क्या हो गया। वो अपना कपड़ा निकालकर हेजो के सर के नीचे रख देता है। फिर वो सुई से उसके शरीर के कुछ हिस्सों में खून निकालता है। कुछ देर बाद ओहंग सुई निकाल देता और हेजो के पैर दबाने लगता है। वो उसका खून साफ करता। ऐसे ही कुछ देर करने पर हेजो को होश आ जाता है। हेजो मुस्कुराते हुए कहता है डॉक्टर कितने साल जी सकता हूँ मैं। ओहंग कहता है मैंने जितनी गालियाँ दी है तुम्हें तो 50 साल से ज्यादा ही जियोगे। हेजो कहता है मगर दूसरे डॉक्टर ने तो कहा था 3 महीने बचे हैं। ओहंग हेजो का गला पकड़ते हुए कहता है ऐसी हालत में भी तुम जेमी जी को अपने साथ ले आए। अगर कुछ हो जाता तो। ओहंग वहाँ से निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद ओहंग के फोन में नेटवर्क आ जाता है, मगर हेजो उसका फोन छीनकर जेमी के पास भाग आता। वो कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। जेमी कहती है तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है, मैं नहीं आऊंगी। ओहंग के बिना तो कहीं नहीं। हेजो कहता है दोबारा नहीं पूछूंगा। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और हेजो वहाँ से जाने लगता है। जेमी उसे जाता देखती है। उसे उनके पुराने दिन याद आ जाते जब वो साथ थे। जेमी हेजो की तरफ जाने लगती है। तभी ओहंग उसे रोकता है। वहीं हेजो जा रहा था। तभी चिलसोंग उसे पीछे से पकड़ लेता है। वो उसे चाकू से मारने जाता, मगर हेजो उसे पलटकर वार करता है और चाकू गिरा देता है। अचानक चिलसोंग हेजो को लेकर पत्थरों के नीचे गिर जाता। हेजो भागने लगता है मगर फिर से उसे चक्कर आ जाते और वो वहीं गिर जाता है। चिलसोंग हेजो का कॉलर पकड़कर उसे बहुत मारता है। वो उसे चाकू से मारने ही वाला था। तभी पीछे से जेमी और ओहंग आकर उसे गिरा देते हैं। वो तीनों मिलकर उसे पत्थरों के नीचे फेंक देते, मगर साथ में वो तीनों भी गिर जाते। चिलसोंग के सर पर पत्थर लग जाता है और उसे खून निकलने लगता है। कुछ देर बाद हेजो और ओहंग देखते हैं जेमी को चाकू लगी है। ओहंग जेमी को आवाज देते हुए रोने लगता। हेजो भी ये देखकर हैरान हो जाता है। यहीं ये एपिसोड एंड होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं जब हेजो और जेमी साथ थे तब दोनों एक मूवी देख रहे थे जिसमें हीरोइन के मरने पर हीरो उसे किस करता है। ये हीरोइन की आखिरी ख्वाहिश थी। जेमी कहती है पर ऐसे टाइम पे किस कौन करता है। हेजो कहता अरे वो मर रही है, वो कुछ भी मांग सकती है। अगर तुम उसकी जगह होती तो क्या करती। जेमी कहती है मैं कहूँगी कि अब प्रेजेंट में वही आइलैंड पर जब जेमी को चाकू लग जाती है तो वो हेजो को पास बुलाकर कहती है लग गए और आंखें बंद कर लेती है। हेजो ये सुनकर बहुत रोता है। वहीं ओहंग बोट को देखकर जोर जोर से चिल्ला रहा था जल्दी आओ। कुछ देर बाद वो लोग हॉस्पिटल में थे। जेमी का ऑपरेशन होता है। अब उसे बाहर लाया जाता है। नर्स कहती आप में से एक ही अंदर जा सकता है। ओहंग अंदर चला जाता और हेजो वहीं खड़ा रह जाता है। उसे बहुत अफसोस हो रहा था। फिर वो बोंगजुरी के घर चला जाता। यहाँ बम्हो हॉस्पिटल आती है। ओहंग घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगने लगता है। वो कहता इसमें जेमी जी की कोई गलती नहीं है माँ, उन्हें प्रेगनेंसी का बहाना करने मैंने ही कहा था। बम्हो कहती है अब ये सब यहीं खत्म करके चलो यहाँ से।
तुम और वो लड़की अब से अनजान हो। ओहंग कहता है नहीं, जब तक जेमी जी यहाँ है मैं यहीं रहूंगा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। बम्हो जॉन से कहती है इसे उठाकर घर ले चलो, मगर ओहंग नहीं जाता। वो यहीं हॉस्पिटल में रहकर जेमी का ख्याल रखता है। वो बस उसके बेड के बाजू में बैठकर उसे देखता रहता। वहीं है जो बोंगजुरी के घर यूं ही बेड पर पड़ा रहता है। ना वो कुछ खाता है ना किसी से बात करता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। ओहंग जेमी के पास से एक लम्हे के लिए भी नहीं हट। यहाँ है जो जेमी का जूता अपने सीने से लगाए रखता है। उसे याद आता है जब आइलैंड पर उसे जेमी का एक जूता मिला था, तो वो सोचता है इसके पैर तो कितने छोटे हैं। वो जूता लेकर जेमी के पास जाता है, मगर देखता कि जेमी ने तो ओहंग के जूते पहने हैं। अब अगली सुबह बोंगजुरी हेजो के हाथ से वो जूता छीन रही थी, मगर हेजो जूता नहीं छोड़ता। बोंगजुरी कहती तुम्हें जूतों में रहने का नया शौक चढ़ा है क्या? अब रुको। वो अपने सारे जूते लाकर हेजो के ऊपर डाल देती है और कहती अब इन जूतों में ही रहना। कुछ दिनों बाद कारी ओहंग के घर जाता है और सेकंड मदर को बताता है कि ओहंग आज मेरी वजह से जिंदा है। मैंने ही कोस्ट गार्ड आइलैंड पर भेजा था। मेरे और ओहंग के बीच डील हुई थी। उसने कहा था अगर मैंने उसकी मदद की तो वो मुझे बहुत सारे पैसे देगा, मगर सेकंड मदर कहती है मैं उसकी असली माँ नहीं, सौतेली माँ हूँ। वो कारी को बाहर निकाल देती है। कारी फिर से अंदर आ जाता। तभी वो बम्हो को बोलते हुए सुनता है अगर वो ओहंग बेवकूफ को किसी ने भी अंदर आने दिया तो मैं तुम सभी को निकाल दूंगी। अंदर कमरे में जेमी होती है। वो अब भी बेहोश थी। अब कारी बोंगजुरी के पास आता है और उसे जेमी के बारे में बताता है। वो कहता है पहले उस लड़की को हेजो ले भागा और अब वो बेचारी उस जायन के घर में है। तभी कारी देखता है बेड पर बहुत सारे जूते पड़े हैं और उनके अंदर हेजो है। कारी डर की वजह से वहाँ से भाग जाता है। अब रात में ओहंग बहुत कोशिश करता कि वो जेमी के पास जा सके, मगर वो जितनी भी बार जाता जॉन उसे बाहर निकाल देता। ओहंग जेमी के लिए काढ़ा बनाने लगता, मगर जॉन आकर वो भी बुझा देता है। अगले दिन सेकंड मदर के कपड़े के अंदर छुपकर ओहंग जेमी के कमरे में चला जाता। जॉन उसे देख लेता है मगर वो मुस्कुराकर छोड़ देता है। अंदर ओहंग जेमी को वो काढ़ा पिलाता है। यहाँ बोंगजुरी हेजो से कहती है वो लड़की वही थी ना, तुम्हारी एक्स। वो हेजो के हाथ से जूता छीन लेती है और फेंक देती है। हेजो कचरे में जाकर वो जूता ढूंढने लगता, मगर उसे नहीं मिलता। पीछे से बोंगजुरी सब देख रही थी। उसे वो वक्त याद आ जाता है जब वो पहली बार हेजो से मिली थी। हेजो कचरे में खाना ढूंढ रहा था। बोंगजुरी कहती है खाना ढूंढ रहे हो? हेजो कुछ नहीं कहता। बोंगजुरी के हाथ में चिकन होता है। वो देखकर हेजो उसके पीछे चला जाता। बोंगजुरी मुस्कुराती है। वो घर के अंदर चली जाती और कुछ देर बाद चिकन के कुछ पीसेस निकालकर बाहर रख देती है। हेजो उन्हें खा लेता है। ऐसे ही वो रोज कुछ ना कुछ रखा करती थी, कभी पिज्जा, डम्पलिंग या कभी राइस। एक दिन वो हेजो से कहती है अब से फ्री का खाना नहीं मिलेगा, काम करना होगा। वो उसे अपने बार में ले जाती है और वहाँ उसे छोटे मोटे काम करके पैसे कमाने कहती है। स्टाफ उसे पूछते हैं ये तुम्हारा लगता कौन है? बोंगजुरी कहती है सड़क से मिला है, अब से मैं इसे पालूंगी। बड़े होने के बाद देखेंगे ये बेटा बनता है या फिर बॉयफ्रेंड। अब कुछ दिनों तक हेजो छोटे मोटे काम करके पैसे कमाता। सभी लोग उसे ए या फिर लड़का कहकर बुलाते हैं, तो बोंगजुरी उसे हेजो नाम दे देती है। बोंगजुरी अब हेजो को आवाज देते हुए जूते दिखाती है और कहती चलो हेजो कुछ खा लेते हैं। हेजो उसके साथ चले जाता है। टैक्सी में भी बस वो जूता पकड़े हुए जेमी को ही याद कर रहा था। जेमी उसे बहुत प्यारी लगती थी। हेजो जेमी के साथ बिताए हुए उन पलों को याद कर रहा था। अचानक वो ड्राइवर से कहता है हमें वोंगजू ले चलो। बोंगजुरी कहती है वोंगजू क्यों? हेजो कोई जवाब नहीं देता। यहाँ जेमी सपने में देखती है वो आइलैंड पर है और अपना जूता ढूंढ रही है, जो कुछ देर बाद उसे मिल जाता। जेमी मुस्कुराते हुए कहती है मिल गया। तभी बम्हो कहती है क्या मिल गया? कोई खजाना मिल गया क्या तुम्हें? जेमी डर जाती है। वो बम्हो से माफी मांगती है। बम्हो कहती है ओहंग की जिद की वजह से हम तुम्हें यहाँ ले आए और तुम्हारी देख रेख कर रहे थे, मगर अब हम तुम्हें नहीं रख सकते, इसलिए तुम खुद दबे पांव यहाँ से चली जाओ। जेमी कहती है ठीक है।
मगर मुझे जाने से पहले ओहंग से बात करनी है। बम्हो चिल्लाते हुए कहती है, अब तुम्हें उससे क्या बात करनी है? तुम्हें क्या इतनी बर्बादी काफी नहीं थी? उसे और मत उलझाओ। वहीं बोंगजूरी हेजो से कहती है, तुम ऐसी हालत में उससे मिलने जाओगे तो लात मार के भगा दिए जाओगे। यहाँ ओहंग देखता है जेमी उसके कमरे में नहीं है। वो हर जगह जेमी को ढूंढने लगता मगर वो कहीं नहीं मिलती। ओहंग बम्हो के पास आता है। वो कहता है, जेमी जी कहाँ है? आप जानती है वो बीमार थी। बम्हो कहती है, वो माँ नहीं बन सकती, उसका क्या? उसने खुद मुझे ये बात बताई है। ओहंग कहता है, मैं उनसे प्यार करता हूँ। एक बच्चे की वजह से मैं उन्हें कैसे छोड़ दूँ? मैं क्यों उनके साथ नहीं रह सकता? ओहंग जोर जोर से रोता है और उन दोनों को साथ रहने देने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। वहीं हेजो रेस्टोरेंट के बाथरूम में ही नहा लेता और चेंज करता है। उसी रेस्टोरेंट में बोंगजूरी और ड्राइवर खाना खा रहे थे। यहाँ ओहंग जेमी को बाहर बैठा देखता है। वो जेमी के साथ वॉक पर जाता। जेमी कहती है, अगर हमने जिद करके मुझे इस परिवार का हिस्सा बनाया तो सभी को लगेगा मैं लालची हूँ और अब मुझे पता चल गया है मुझे कहाँ होना चाहिए। हमें यही सब खत्म कर देना होगा। ओहंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ बम्हो को याद आता है जेमी ने उससे कहा था, मैं यहाँ से सिर्फ इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैं जान चुकी हूँ मैं आपके बेटे के लायक नहीं, मगर आप ओहंग के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए। वो आपको इतनी मुश्किलों से हुआ था और आप उसी के साथ इतनी सख्ती दिखाती हो। आपका बेटा बहुत अच्छा है, उसे प्यार दीजिए और उसकी इज्जत करिए। बम्हो सोचती है, वैसे भी वो इतनी बुरी नहीं थी। यहाँ वॉन्जो के रास्ते में बोंगजूरी सो जाती है। हेजो को याद आता है कुछ वक्त पहले इन्हीं रास्तों पर जेमी उसके साथ थी। कभी वो दोनों लड़ा करते थे तो कभी एक दूसरे से प्यार किया करते थे। हेजो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो भुट्टा खाने के लिए बोंगजूरी से कहता है। बोंगजूरी नीचे उतरती है तो वो ड्राइवर को लेकर चले जाता है। यहाँ ओहंग कार के पास बैठकर सिगरेट जला रहा था। तभी हेजो आ जाता है। ओहंग उसे बिना कुछ कहे जाने लगता मगर हेजो उसके पीछे जाता है। वो उसे गले लगाते हुए कहता, शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई, मेरी मदद की और मैंने तुम्हें ही धोखा दे दिया। तुम बहुत अच्छे हो। ओहंग हेजो की सिगरेट फेंकते हुए कहता है, तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है ये। हेजो पूछता है, क्या सब ठीक है? ओहंग समझ जाता है कि वो जेमी के बारे में पूछ रहा है। ओहंग कहता है, जेमी अब ठीक है। वैसे तुम्हारा नाम हेजो क्यों है? सुनियोक, तुम्हारे घर का एड्रेस तो इतना अच्छा है। हेजो कहता, अब छोड़ो ये सब, ये जूता तुम जेमी को दे देना, उसे बहुत पसंद है ये। ओहंग कहता, तुमने ये जूता उसे दिलाया था? ओहंग ने जेमी को नींद में इन जूतों के बारे में कहते सुना था कि ये जूते पहन के मैं तुम्हारे पीछे आना चाहती थी। असल में इस जूते का एक पैर जेमी के जेब में होता है, जिस वजह से उसे चाकू अंदर तक नहीं लगती। जेमी अंदर से ओहंग की परछाई देख रही थी। वो बहुत परेशान लग रहा था। उसे देख जेमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाहर ओहंग बहुत रोता है क्योंकि उसे समझ आ चुका था अब सब खत्म हो चुका है। जेमी अब उसकी नहीं रही। अगली सुबह जेमी उन्हीं जूतों को पहनकर उन यादों में खो जाती है जो उसने ओहंग के साथ बिताए थे। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जेमी बोंगजूरी के घर का दरवाजा खटखटाती है। नाइटी में बोंगजूरी दरवाजा खोलती है और शॉर्ट्स में हेजो को अंदर देख जेमी बहुत गुस्सा हो जाती है। वो हेजो के पास जाती और हेजो की तरफ बढ़ती है। वो उसकी नाक पर बहुत जोर से काटती है। हेजो जोर से चिल्लाता है और यही ये एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं जब हेजो जेमी से कहता कि वो अच्छी माँ नहीं बन सकती तो जेमी कहती, तुम सड़क किनारे अकेले मरोगे, कोई नहीं होगा तुम्हारे साथ। हेजो कहता, यही तो मेरा सपना है। जेमी वहाँ से चली जाती। हेजो उन दोनों की रिंग लाकर अपने फिश टैंक में डाल देता है। अब प्रेजेंट में जेमी हेजो को जोर से काटती और वो उसे बहुत मारती है। बोंगजूरी उन दोनों को रोकने जाती है और उसे ही चोट लग जाती। हेजो जेमी के पास बैठता है। जेमी कहती कि चलो यहाँ से, तुम इसके साथ यहाँ क्यों हो? हेजो कहता कि तुम जैसे सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, ये 40 साल की बोंगजूरी है। हेजो जेमी को अपने साथ बाहर ले जाता है और उसे गाड़ी में बैठा देता। हेजो वहाँ से जाने लगता।
मगर जेमी वापस उसके पास आती है। वो कहती जब यही करना था तो जूता देने वापस क्यों आए। हेजो कहता है कि तुम्हें इस जूते का ख्याल रखना था ना, बस इसीलिए तुम मेरी इंसानियत को प्यार समझ बैठी। जेमी कहती हाँ सही कहा, इसलिए तुम्हारे प्यार के झांसे में आकर तुम्हारे पीछे भाग आई। मैं आज भी तुम्हें चाहती हूँ, ये भी तुम्हें समझ नहीं आता। हेजो कहता बोरिंग है, मेरे साथ रहकर तुम्हारे साथ वो हादसा हुआ, क्योंकि जब तुम जैसी बदनसीब लड़की और मेरे जैसा बदकिस्मत लड़का एक साथ रहते हैं तो ऐसे ही लाइफ बिगड़ जाती है। हेजो जेमी को जूता पहनाते हुए कहता इसलिए एक दूसरे को बर्बाद करना बंद करते हैं और सुकून से रहते हैं। हेजो वहाँ से चला जाता है और जेमी वहीं खड़े बहुत रोती है। हेजो घर जाके बोंगजूरी को गले लगाने कहता। वो कहता मैं गलत था, मैं जेमी से बहुत प्यार करता हूँ इसलिए मुझे उसे छोड़ना पड़ा, जैसे ओहंग को जेमी को छोड़ना पड़ा था। जेमी अब भी वहीं खड़ी होती है जहाँ वो उसे छोड़ आया था। बारिश और बिजली की आवाज सुनकर हेजो छाता लिए वापस बाहर आता है। वो जेमी को कॉल लगाता है और उसे हर जगह ढूंढता, मगर जेमी उसे कहीं नहीं मिलती। हेजो को उसे ऐसे छोड़कर आने का बहुत अफसोस होता है। दुख में वो अपने पुराने घर जाता है और देखता कि जेमी वहाँ सोफे पर बैठी है। जेमी पलटकर हेजो को देखती है। हेजो कहता कि यहाँ क्या कर रही हो। जेमी कहती मैं वहाँ काफी देर तक खड़ी रही, तुम नहीं आए तो मुझे लगा तुम ढूंढते हुए यहाँ आओगे। हेजो जेमी के पास जाकर बैठ जाता है। जेमी उसे छूते हुए कहती देखा मैं सही थी ना। दोनों एक दूसरे को देख रोने लगते हैं। हेजो जेमी को किस करता है, वो दोनों मुस्कुराने लगते। अब कुछ देर बाद जेमी हेजो से कहती यहाँ आने के बाद मुझे वो चीज मिली जो तुमने मुझे दिया था। हेजो को याद आता है एक दिन जेमी सूप बना रही थी। वो कहती है आज मेरा बर्थडे है ना इसलिए। हेजो हैरान होते हुए कैलेंडर देखता है और कहता आज तुम्हारा इस मंथ का बर्थडे है। असल में जेमी को अपना असली बर्थडे मालूम ही नहीं था। हेजो उसके लिए खाना बनाता है और कहता कि मैं तुम्हारा असली बर्थडे पता लगा कर रहूंगा। उसी राइस में हेजो जेमी को एक रिंग छुपा कर देता है जो खाते समय जेमी के मुंह में आ जाती है। हेजो कहता ये मैंने खुद बनाई है। वो देखता रिंग के वजह से जेमी का थोड़ा सा दांत टूट गया है। ब्रेकअप के वक्त जेमी रिंग वहीं फेंक देती है। हेजो रिंग फिश टैंक में डाल देता और एक बार फिश टैंक के टूटने पर रिंग एक कोने में जा गिरती है जो जेमी को आज मिल जाती है। अब कुछ दिनों बाद ओहंग के घर एक पूजा होती है जहां वम्हो ओहंग से ये पूजा करने कहती। ओहंग एक प्रार्थना लेटर पर लिखता है जिसमें भी ओहंग जेमी के बारे में ही लिखता कि मुझे जेमी की बहुत याद आ रही है। बम्हो बहुत परेशान हो जाती है। कुछ देर बाद वो ओहंग के कमरे में जाती और देखती ओहंग यही जमीन पर पड़ा है। वो कहती मैं तुम पर पानी डाल दूंगी। जब वो पानी लेने जाती तो उसकी कमर में चमक आ जाती है। जॉन उसे अपनी पीठ पर उठा लेता जिसमें उसकी हालत खराब हो जाती है। यहाँ ओहंग को लगता कि जेमी उसके सामने लेटी है। जेमी उसे एक गेम खेलने कहती है। गेम खेलते हुए ओहंग को नींद आ जाती और वो सो जाता है। जेमी सपने में भी ओहंग से माफी मांग रही थी। अब अगली सुबह जेमी सोकर उठती तो देखती हेजो कहीं जा रहा है। वो कहता कि तुम बोंगजूरी के वहाँ चली जाना, मैं वहीं आऊंगा। हेजो जेमी से बाय कहकर चले जाता है। अब हेजो कारी से बात कर रहा था। कारी कहता तुम्हें वो बच्ची याद है ना जो अपने भाई को ढूंढने के लिए मैसेज कर रही थी, उसी से मिलने जा रहे हो तुम। हेजो कहता है बस उसे समझाना है ना कि उसका भाई नहीं मिल सकता। हेजो उस बच्ची से मिलता है। वो बच्ची कहती आप मेरे भाई को ढूंढने वाले हो ना, उसका नाम सुन्योक है। हेजो समझ जाता कि ये कौन है। ये लड़की और कोई नहीं हेजो की सौतेली बहन है। वो बहुत हैरान हो जाता है। वो उससे बात करता है। वो बच्ची बताती है कि मॉम पिछले साल पढ़ाई के लिए लंदन चली गई और पापा तो मुझ पर ध्यान ही नहीं देते। हेजो कहता तुम उस भाई को क्यों ढूंढ रही हो जो तुम्हारे पैदा होने से पहले ही चला गया। वो कहती कि मॉम डैड को डिवोर्स देने वाली है और मुझे अपने साथ ले जा रही है। मैं नहीं चाहती पापा अकेले पड़ जाएं, इसलिए मैं अपने भाई को ढूंढ रही हूँ। हेजो कहता है तुम्हारे पापा ने ये हाल अपना खुद ही किया है, इसलिए ज्यादा मत सोचो और यहाँ से चली जाओ। हेजो उसके हाथ से कार्ड छीनकर फाड़ देता है। वो जोर जोर से रोने लगती।
हेजो उसे बाहर चलने कहता है, मगर वो नहीं जाती है। यहाँ बोंगजुरी घर पर होती है। जेमी बोंगजुरी से कहती, मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। बोंगजुरी कहती, ठीक है, चलो हमें किसी से पैसे वसूलने हैं। वो दोनों बैड गर्ल्स की तरह तैयार होके पैसे लेने जाते हैं। यहाँ हेजो अपनी बहन के साथ बस स्टॉप पर होता है। वो कहता, ओए कंटेनर नंबर 139, तुम्हें पापा इतने पसंद क्यों हैं? वो कहती, क्योंकि वो मुझे इस दुनिया में लाए हैं। तभी बस आ जाती है। वो उस बस में बैठकर निकल जाती है। हेजो अपने पापा के बारे में सोचने लगता। तभी वो कारी को वहाँ देखता है और उसे कहता, चलो ड्रिंक करते हैं। अब दोनों रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। हेजो कारी को बताता है वो उस लड़की से इतना प्यार भी नहीं करते, फिर भी वो उनके लिए इतना सब कुछ कर रही है। यहाँ बोंगजुरी और जेमी मिलकर उस लड़की से पैसे लेते हैं। अब कारी हेजो को बताता है, तुम अपने पापा को ढूंढ रहे थे ना? तो जो कैंडिडेट नंबर 3 है वो फार्मा कंपनी के ओनर हैं। तभी हेजो के हाथ से बोतल गिर जाती है। वो एक ग्लास पकड़ने की कोशिश करता है मगर पकड़ नहीं पाता। हेजो से चला भी नहीं जाता। कारी उसे घर ले जाने लगता है मगर हेजो उसे टैक्सी के बाहर निकाल देता और अकेले घर जाने निकल जाता है। हेजो को सब धुंधला दिखाई दे रहा था। वो ड्राइवर से फुल वॉल्यूम में कोई गाना लगाने कहता। हेजो की हालत खराब हो रही थी, उसे रोना आ रहा था मगर वो अपने इमोशंस कंट्रोल कर लेता है। घर आने पर हेजो से दरवाजा भी नहीं खोला जा रहा था। वो खोलने की बहुत कोशिश करता है, फिर वहीं बैठकर रोने लग जाता। कुछ देर बाद बोंगजुरी और जेमी आते हैं। हेजो जेमी को ऐसे कपड़े पहने देख गुस्सा हो जाता है। वो बोंगजुरी को जोर से चिल्लाकर कहता, तुम इसे उस गटर में ले गई। बोंगजुरी रोने लगती और कहती, मतलब मैं इस गटर में जा सकती हूँ मगर ये नहीं। हेजो बोंगजुरी से माफी मांगता है। वो दोनों उसे अंदर ले जाते। बोंगजुरी कहती, उसी गटर में काम करके मैंने तुम्हें पाला है, अब निकल जाओ यहाँ से। हेजो बोंगजुरी को डांस करके दिखाता है ताकि वो मान जाए। इससे जेमी और बोंगजुरी बहुत हंसते हैं। यहाँ ओहंग के घर सभी प्रार्थना कर रहे थे मगर ओहंग का बिल्कुल ध्यान नहीं होता। वो अब भी जेमी की यादों में खोया था। उसे हर जगह जेमी ही नजर आ रही थी। अब घर पर ये तीनों साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। हेजो जेमी से कहता है, हो सकता है मैं एक बिलियनर का बेटा हूँ। पापा नंबर 3 फार्मा कंपनी के ओनर है। ये सुनकर तीनों बहुत खुश हो जाते और अमीर होने के बाद वो लोग क्या करेंगे ये सोचने लगते। यहाँ प्रार्थना के वक्त ओहन सोचता है, माँ तुम उन पूर्वजों की प्रार्थना कर सकती हो जिनसे तुम कभी मिली भी नहीं हो, मगर तुम अपने बेटे का गम नहीं देख पा रही। पेपर जलाते समय ओहंग की टोपी में आग लग जाती है। जॉन पानी डालकर उसे बुझा देता है। अब ओहंग अपनी माँ को एक चिट्ठी लिखता है कि मैं हमेशा के लिए अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर यहाँ से जा रहा हूँ। यहाँ कारी हेजो को बताता फार्मा कंपनी का ओनर शिन बहुत अमीर है। अब उनकी एक पार्टी में हेजो और जेमी भी आ जाते हैं। हेजो जेमी से कहता, अब देखो मैं क्या करता हूँ, मगर फटाकों की वजह से हेजो के सर में फिर से दर्द देने लगता है। उसे सब धुंधला दिख रहा था। हेजो जेमी को अपने साथ चलने कहता मगर जेमी कहती रुको। वो जाकर शिन के बाल तोड़ती है मगर शिन की पूरी विग ही उसके हाथ में आ जाती। जेमी बहुत डर जाती है। वो भागकर हेजो के पास जाने लगती और देखती हेजो जमीन पर गिरा है। जेमी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो भागते हुए उसके पास आती है। यही ये एपिसोड एंड होता है। एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देखते हैं जेमी एक औरत के साथ एक कैफे में बैठी थी। वो औरत कहती है, मैं तुम्हारी माँ की बहन हूँ। वो कहती, तुम्हारी माँ मरते दम तक तुमसे मिलना चाहती थी मगर नहीं मिल सकी। जेमी इमोशनल होके उसे लोन लेकर कुछ पैसे दे देती है। हेजो ये सब देख रहा था। वो जाके उस औरत के पार्टनर को बहुत मारता है। हेजो वो औरत से जेमी के दिए हुए सारे पैसे ले लेता और कुछ एक्स्ट्रा भी ले आता है। जेमी को सब बताने के बाद जेमी बहुत रोती है। हेजो कहता कि मेरे बिना तुम्हारा क्या होगा। जेमी कहती, तुम हो ना मेरे पास तो टेंशन किस बात की। अब प्रेजेंट में जेमी और बोंगजुरी हॉस्पिटल में होते हैं। डॉक्टर उन दोनों को बताता है हेजो को एक रेयर बीमारी है, उसके पास बहुत कम समय है। बोंगजुरी कहती, डॉक्टर मेरे पास बहुत पैसे हैं,
जितने लगाना है लगाइए, बस हेजो को ठीक कर दीजिए। जेमी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे सारी चीजें याद आती है कि हेजो उसके सामने ही था जब वो बीमार था, मगर जेमी को ये नजर नहीं आया। उसने तो हेजो से मर जाने के लिए प्रॉमिस भी लिया था। जेमी ये सारी बात बोंगजूरी को बताती है और उसे चाटा मारने कहती। बोंगजूरी मार देती है और जेमी का गाल लाल हो जाता। कुछ देर बाद वो कारी से पूछती क्या शिन से मिलने का कोई और तरीका है। जेमी उसके घर के बाहर चली जाती है। वो सोचती कि हेजो ने कहा था उसे अपने पापा को ढूंढना है, अब वो काम मैं करूंगी। हेजो जब बेहोश होता है हॉस्पिटल में तो उसे सपने में अपनी छोटी बहन आती है जिससे वो बहुत बातें करता। हेजो उसे कहता मरने के बाद मैं प्लैंकटन बन के वापस आऊंगा, पर तुम्हें एक लंबी जिंदगी जीनी होगी। अब मेरे जाने का समय आ गया है। हेजो जाने लगता। हॉस्पिटल में बोंगजूरी देखती है हेजो की सांसें रुक चुकी हैं। वो भागते हुए नर्स के पास जाती और डॉक्टर को बुलाती है। यहाँ जेमी शिन की कार के सामने आ जाती। वो उसकी कार में चली जाती है और उससे बस अपना कुछ बाल देने कहती है। बाल नहीं मिलता तो वो शिन से कहती आप मेरे ऊपर थूक दीजिए। हॉस्पिटल में कारी जेमी को बहुत कॉल लगाता, मगर वो कॉल नहीं उठाती। जब वो हॉस्पिटल आती है तो उसे पता चलता हेजो वीआईपी वार्ड में है। जेमी बहुत डर चुकी थी। उसे राहत की सांस मिलती है। जेमी बोंगजूरी से कहती मैं शिन का डीएनए सैंपल अभी लैब में देकर आई हूँ। अगर मैच हो गया तो शिन हेजो को बचा लेगा। बोंगजूरी हंसती है और कहती ये टाइम ऐसी चीजें करने का नहीं है। अगर उसकी जान नहीं बचा सकती तो ये सब भी मत करो। जेमी कहती इतने दिनों से वो अपने पापा को ही ढूंढ रहा था, आपको तो ये भी नहीं पता। बोंगजूरी कहती जब वो मरने वाला था तब तुम कहाँ थी? मुझे बस इस वक्त उसके साथ रहना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। जेमी हेजो से मिलने जाने लगती है, मगर बोंगजूरी उसे अंदर आने नहीं देती। जेमी बहुत परेशान हो जाती है। यहाँ ओहंग सड़क पर अकेले घूम रहा था। उसे घर से बहुत कॉल आते, मगर वो किसी का कॉल नहीं उठाता। कुछ देर बाद जॉन देखता कि बम्हो उसके कमरे में नहीं है। वो उसे हर जगह ढूंढता। बम्हो यहाँ अकेले बैठकर कोरियन सिगरेट पी रही थी। जॉन उसके पास जाता है। बम्हो जॉन को अपने दिल की सारी बात बताती है और ओहंग की वजह से जोर जोर से रोने लगती। वो कहती ओहंग ने पूरी जिंदगी मुझसे कुछ नहीं मांगा, बस एक बार उसने कहा मुझे जेमी से प्यार है, हमें साथ रहने की इजाजत दे दीजिए, मगर मैंने उसे मना कर दिया। अब मुझे उसी की सजा मिल रही है कि मेरा बेटा मुझसे ही दूर चला गया। जॉन बम्हो को अपना चश्मा पहना देता ताकि जब वो रोए तो किसी को पता ना चले। अब रात में कारी जेमी को पास देते हुए कहता बोंगजूरी घर गई है और मैं भी कैफे जा रहा हूँ। जेमी भागते हुए हेजो के पास जाती है और उसे लिपट कर लेट जाती है। जेमी हेजो को सब बताती कि आज क्या हुआ। तभी हेजो जाग जाता है। वो जेमी को गले लगा लेता और कहता अब सब ठीक है, बस ये हॉस्पिटल की छत अच्छी नहीं लग रही। तुम्हें मेरा सपना याद है ना? मुझे सड़क किनारे नीले आसमान को देखते हुए इस दुनिया से जाना है। मगर जेमी ये सब सपना देख रही थी। तभी उसे मालूम पड़ता है हेजो शिन का बेटा नहीं है। जेमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हेजो की तरफ देखती और कुछ सोचने लगती है। वो हेजो को ऑक्सीजन मास्क हटाती है और चुपके से उसे हॉस्पिटल के बाहर ले जाने लगती। हेजो बहुत भारी था। जेमी उसे लेकर गिर जाती है। फिर वो उसे एक डस्टबिन बैग में डालकर बाहर ले आती। वो हेजो को कपड़ों के बीच छुपा देती। हॉस्पिटल से निकलने के बाद जेमी बस स्टॉप पर बैठी होती है। हेजो पीछे था। तभी वो गिर जाता है। कोई टैक्सी ड्राइवर जेमी को साथ नहीं ले जा रहा था। उन्हें लगता है हेजो एक लाश है। हेजो के सर से खून निकल रहा था। जेमी बहुत परेशान हो जाती है। तभी उसे मैसेज आता। बोंगजूरी उसे कहती है वापस आ जाओ, मैं कुछ नहीं कहूँगी, बस हेजो के मरने से पहले यहाँ वापस आ जाओ। जेमी रोने लगती और हेजो के पास बैठकर कहती है लगता है हमें वापस हॉस्पिटल जाना होगा।
तभी जेमी को ओहंग का कॉल आता है। वो और रोने लगती। जेमी का फोन बंद हो जाता है। ओहंग जेमी को बहुत याद कर रहा था। यहाँ जेमी हेजो से कहती, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, क्या करूंगी मैं। तभी हेजो की आंखें खुल जाती है। वो कहता, सच में तुम मेरे बिना कैसे रहोगी। जेमी कहती, कहीं मैं वापस सपना तो नहीं देख रही। मगर इस बार हेजो सच में जाग चुका था। जेमी हेजो को बहुत सारी किसेस लेती है। अब दोनों वॉक करते हैं। हेजो पूछता, टेस्ट का क्या हुआ। जेमी कहती, नहीं मैच हुआ। हेजो कहता, हैरान हो गई थी ना तुम जब तुम्हें पता चला। जेमी कहती है, हाँ। वो पूछती, अब हम कहाँ जाएंगे। हेजो कहता, कैंडिडेट नंबर 4 के पास, मेरी कार से। हेजो कारी के पास आता है और कार की चाबी मांगता है। कारी उसे देखकर हैरान हो जाता। हेजो खाने लगता है तो कारी को विश्वास होता है कि वो सच में यहाँ है। वो उसे गले लगा लेता। हेजो उसे जल्दी कुछ कपड़े और जूते लाने कहता है। कारी ले आता। हेजो जाने लगता तो कारी उसे गले लगाते हुए कहता, पक्का वापस आओगे ना। हेजो की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो कहता, ठीक है। हेजो वहाँ से जाने लगता। वो कारी से कहता है, बोंगजूरी से कहना आई लव यू। कारी भी उसे आई लव यू कहता है, मगर हेजो कोई जवाब नहीं देता। अब हेजो और जेमी निकल जाते हैं। वो दोनों पूरे रास्ते गाने गाते और डांस करते जाते हैं। जेमी उसे खाना भी खिलाती। दोनों काफी मस्ती करते हैं। वहीं ओहंग मोबाइल गैलरी में जाता है और जेमी की सारी फोटोज अपने फोन से डिलीट कर देने कहता है। वो कहता, मेरे दिमाग से भी निकाल दो। वो लेडी फोन से सारी फोटोज डिलीट कर देती है। यहाँ जेमी कार चला रही थी। वो बहुत तेज कार चलाती है तो हेजो उसे डांट देता है। जेमी गुस्सा होकर बाहर निकल जाती है। हेजो कहता, सॉरी। जेमी कहती, अब बस सॉरी कह रहे हो। हेजो कहता, ठीक है, चलो शॉपिंग पर चलते हैं। वो जेमी को मॉल में ले आता है और वो दोनों महंगे कपड़े लेते हैं। हेजो सूट पहनता है और जेमी एक सुंदर सी ड्रेस पहनती है। दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। बाहर हेजो जेमी की बहुत सारी फोटोज लेता है। जेमी को इतना खुश देख हेजो की आंखें भर आती है। उसे अब जेमी के साथ जिंदगी जीना था। वो इतना जल्दी जाना नहीं चाहता था। दोनों साथ में भी फोटोज लेते हैं। दोनों साथ में बहुत खुश थे। अब रात में दोनों टनल के नीचे बैठकर तारों से भरे आसमान को देख रहे थे। वो दोनों बहुत बातें करते हैं। हेजो जेमी से किस मांगता है। वो दोनों किस करते। यहाँ ओहंग एक बार में होता है। उसकी किसी से लड़ाई हो जाती। तभी बम्हो कॉल करती है और गलती से वो कॉल उठ जाता है। बम्हो सब कुछ सुन लेती है। वो बहुत डर जाती और तुरंत जॉन को लेकर वहाँ से निकल जाती है। यहाँ जेमी और हेजो को जाते हुए सुबह हो जाती है। जेमी हेजो के पापा से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। वो मेकअप लगाती है। हेजो जेमी की तारीफ करता है। अचानक वो कहता, तुम अब भी माँ बनना चाहती हो। जेमी उससे बात नहीं करती और विंडो के बाहर देखने लगती। हेजो जब जेमी का मुंह अपनी तरफ करता है तो देखता है जेमी रो रही थी। जेमी का पूरा मेकअप फैल चुका था। वो कहती, तुम्हें इसी वक्त ये बात करना जरूरी था। मुझे अब फिर से मेकअप करना होगा। हेजो हंसने लगता। अब जेमी और हेजो एक घर के पास पहुंचते हैं। हेजो कहता, तुम जाओ मेरे लिए बात करके आओ। हेजो वहीं खड़ा रहता है। जेमी बेल रिंग करती है। एक लेडी दरवाजा खोलती। उसे देखकर जेमी हैरान हो जाती है। असल में हेजो जेमी को अपनी मॉम से मिलवाने लाया था। जेमी हैरान हो जाती है। तभी वो देखती हेजो वहाँ से जा रहा है। जेमी उसका पीछा करती है और उसे आवाज देती, मगर हेजो नहीं रुकता। जेमी बहुत रोती है। कुछ दूर आने के बाद हेजो भी बहुत रो रहा था। उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वो जेमी का असली बर्थडे जान सके। तभी कार में ओहंग बैठता है और कहता, तुम कितने गधे हो। हेजो कहता, मैंने जेमी को छोड़ दिया। मैं फिर से उसे धोखा देकर यहाँ चला आया। ओहंग हेजो को चॉकलेट खिलाता है। वो उसकी नाक भी साफ करता है। वो कहता, अब रोना हो गया तो चलो यहाँ से। दोनों वापस जाने के लिए निकल जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड होता है।
एपिसोड 10 की शुरुआत में हम देखते हैं हेजो के जाने पर जेमी जोर जोर से रो रही थी और अकेले रास्ते पर चलते हुए जा रही होती है। तभी पीछे से वो औरत आकर कहती, क्या हम बात कर सकते हैं? जेमी कहती कि आप मुझे जानती है मैं कौन हूँ। उस लेडी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जेमी चिल्लाते हुए कहती, क्या आप मुझे जानती है मैं कौन हूँ? वो औरत वहाँ से चली जाती है। जेमी चिल्लाते हुए कहती है, क्यों मुझे फिर से छोड़कर जा रही हो? यहाँ हेजो और ओहंग जा रहे थे। हेजो कहता कि मैंने उसका असली बर्थडे ढूंढ लिया है। ओहंग कहता है, इतने खुश क्यों हो रहे हो? तुम उसे अकेले छोड़कर आए हो। यहाँ जेमी जा रही होती है। उसे अब भी हेजो की फिक्र हो रही थी कि उसे कुछ हो ना जाए। तभी उसे कारी का कॉल आता है। वो कहता है, तुम कहाँ हो जेमी? जेमी कारी को सब बताती है। कारी बम्हो को बताता है वो कुछ घंटों में यहाँ आ जाएगी। कुछ देर बाद बोंगजूरी वहाँ आ जाती है और वो भी जेमी के बारे में पूछती। बम्हो से कहती, तुम क्यों उसे ढूंढ रही हो? बोंगजूरी कहती, मेरा लड़का नहीं मिल रहा है इसलिए। बम्हो कहती, मेरा भी। यहाँ हेजो और ओहंग साथ लंच कर रहे थे। हेजो कहता, जब जेमी ही नहीं है तो पापा को ढूंढने का क्या फायदा? ओहंग कहता, कुछ खा लो, तुम्हारी दवाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। हेजो मना करता तो ओहंग उसे अपने हाथों से खिलाता, मगर हेजो फिर भी नहीं खाता। हेजो को याद आता है बचपन में वो अपनी मॉम से कहता, मुझे एक बहन ला दो ना, पापा के साथ खेलते हुए मैं बोर हो चुका हूँ। हेजो की माँ डॉक्टर से बात करती है और उसी वजह से उन्हें पता चलता है कि हेजो उनका बेटा नहीं है, मगर ये बात वो अपने हस्बैंड को नहीं बताती और इसी के चलते वो डिप्रेशन में चली जाती है। हेजो अपने डैड से भी कहता है, मुझे बहन चाहिए। उसके पापा हॉस्पिटल जाते तो उन्हें भी पता चल जाता कि हेजो उनका बच्चा नहीं है। वो आकर अपनी वाइफ से पूछते, तुम मुझे कब बताने वाली थी? वो कहती, कभी नहीं। तो क्या तुम अब उसे छोड़ दोगे? अगर तुम्हें पता नहीं चलता तो कम से कम तुम एक अच्छे पिता तो बने रहते। वो कहते, तो अब क्या करूँगा, वो मेरा खून नहीं है। हेजो ये सब सुन लेता है। वो अपने रूम में जाकर रोने लगता। कुछ देर बाद उसकी मॉम आती है। वो हेजो से कहती, तुम मेरे साथ तारे देखने चलोगे? हेजो कहता, मुझे सोना है। उसकी मॉम कहती, ठीक है। वो वहाँ से चली जाती। अगली सुबह हेजो के पापा को पता चलता उनकी वाइफ अब नहीं रही। एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। हेजो के पापा उसकी मॉम की सारी चीजें जला देते हैं। हेजो कहता, मुझे कोई बहन नहीं चाहिए, मुझे बस आपके साथ रहना है। उसके पापा हाथ छुड़ा के वहाँ से चले जाते। वो हेजो से बात भी नहीं करते। कुछ साल ऐसे ही गुजर जाते। एक दिन हेजो अपने पापा से कहता, मुझे नूडल्स खाने हैं, मैं स्कूल के बाद आपका इंतजार करूंगा। आज हेजो का ग्रेजुएशन डे होता है, मगर हेजो के पापा नहीं आते। हेजो सब छोड़ के वहाँ से हमेशा के लिए चले जाता है। ये सब वो ओहंग को बता रहा था। वो कहता, भागने के बाद एक दिन कचरे में खाना ढूंढते हुए मेरी लॉटरी लग गई। उस दिन पूरी जिंदगी का लक मैंने एक साथ इस्तेमाल कर लिया था और मुझे बोंगजूरी मिल गई। वो ओहंग से कहता, चलो मेरी लॉटरी के पास चलते हैं। यहाँ जेमी जैसे ही कैफे आती वो देखती बोंगजूरी और बम्हो दोनों एक साथ हैं। बम्हो उसे अपने साथ ले जाती और कहती, ओहंग को मैसेज करो और उसे मिलने बुलाओ। जेमी पूछती, कुछ हुआ है क्या ओहंग घर से भाग गया? जेमी मुस्कुराते हुए कहती, उसने जो कहा था कर दिखाया। यहाँ ओहंग हेजो को बताता, मैं घर से भाग आया हूँ, मैंने अपनी मर्जी से घर छोड़ा है क्योंकि मैं अपने तरीके से जीना चाहता था। कुछ दिन यहाँ वहाँ भटकने के बाद मुझे तुम्हारा कॉल आया और तुमने बताया तुम जेमी को छोड़ रहे हो। अब ऐसे ही दोनों हंसते मजाक करते एक दूसरे से बातें करते हुए वापस आने लगते। ओहंग पूरा रास्ता हेजो का बहुत ख्याल रखता। यहाँ जेमी बम्हो से कहती कि आप रौब जमाती हो लेकिन दिल की बहुत अच्छी हो। बम्हो कहती, काश तुम्हारी जैसी मेरी एक बेटी भी होती। तभी बोंगजूरी आती है। वो कहती, तुम और हेजो होंगचोन क्यों गए थे? जेमी कहती, मैं कभी जिस माँ से नहीं मिली, हेजो मुझे उनसे मिलवाने ले गया था और वो मुझे वहाँ छोड़ आया। वो चाहता था मुझे मेरा असली बर्थडे मालूम पड़े। बोंगजूरी कहती, तो कब है तुम्हारा बर्थडे? जेमी कहती कि आज ही है। बम्हो, बोंगजूरी और कारी सभी जेमी से उसकी माँ का एड्रेस मांगते ताकि वो उसे सबक सिखा सके। ये देखकर जेमी की आंखों में आंसू आ जाते।
कि सब उसकी कितनी फिक्र कर रहे हैं। जेमी कहती आज मेरी तरफ से सबको पार्टी मिलेगी। तो बम्हो जेमी को अपना कार्ड देते हुए कहती ये यूज कर लो। तभी हेजो और ओहंग वहाँ चिकन और ड्रिंक्स लेकर आते हैं। वो वहाँ जेमी, बम्हो, बोंगजुरी सबको देखकर भागने लगते। वो सभी उन्हें बहुत मारते हैं। कुछ देर बाद बोंगजुरी हेजो को चाटा मारती और कहती कम से कम कॉल करके बता तो देते। तुम्हें डर लग रहा है ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा तो मत डरो। हेजो कहता बोंगजुरी मैं सो नहीं पा रहा, मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा और मैं चीजें भी भूल रहा हूँ। अगर मैं सच में अकेले मर गया तो मैंने ऐसा क्या किया था जो ये सब मेरे साथ हो रहा है। मैं गलती से पैदा हो गया और अब मरने भी वाला हूँ। बोंगजुरी उसे गले लगाकर बहुत रोती है। हेजो कहता मैं ही क्यों। बाहर जेमी भी सब सुन रही थी, वो भी बहुत रोती है। यहाँ बम्हो ओहंग के साथ कार में होती है। वो उसका फोन लेती और ऑन करती। उसमें बहुत सारे मैसेजेस और कॉल आते हैं, सब बम्हो के ही थे। वो ओहंग को उसका फोन देती और उसे वहीं छोड़कर जॉन के साथ निकल जाती है। वो कॉल लगाकर ओहंग से कहती जहाँ जाना है चले जाओ, जितना घूमना है घूमो, जब मेरी याद आ जाए तो घर वापस आ जाना और मेरा कॉल उठा लेना। ओहंग की आंखों में आंसू आ जाते। वो अपनी मॉम से पूछता आप ठीक तो है ना। बम्हो कहती हाँ मैं ठीक हूँ, अब जाओ। बम्हो कॉल रख देती। वो जॉन से कहती तुम भी तो मेरे बेटे ही हो, यहीं रुक जाओ। जॉन कहता है हाँ मैं रुकूंगा मॉम। बम्हो खुश हो जाती। ओहंग वापस आता है तो वो जेमी को देखता है। जेमी का मुंह गीला होता है तो ओहंग उसे अपना हैंकरचीफ देता। वो कहता शुक्रिया, आपके वजह से मुझे हिम्मत मिली और मैं समझ पाया मैं एक शेर हूँ। तभी हेजो वहाँ आता है। जेमी उसे लेकर बाहर जाती है। हेजो कहता तुम्हें भी मुझे मारना है क्या, लो मार लो। मगर जेमी उसे गले लगा लेती। वो कहती थैंक यू मेरा असली बर्थडे पता लगाने के लिए और ठीक ठाक लौटने के लिए। हेजो उसे किस करने वाला था, तभी जेमी उसे मारते हुए कहती मगर तुम वहाँ मुझे अकेले छोड़ कैसे आ गए। हेजो कहता जब चिलसोंग ने तुम्हें मारा था तो तुम लग गए क्यों बोल रही थी। जेमी हंसते हुए कहती मैंने वो नहीं कहा था, मैं कह रही थी मेरे जूते कहाँ हैं। मैं वो पहनकर तुम्हारे पास आना चाहती थी। मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। हेजो जेमी को गोद में उठा लेता और वो लोग वापस बाहर आते। वहाँ सब साथ मजे करते, ड्रिंक करते। हेजो दूर से उन सभी को देखता और बहुत खुश होता है। वो कहता सभी यहाँ मेरे पास हैं। मगर हेजो को अब भी अपने पापा की याद आ रही थी। रात में जब सभी सो जाते हैं तो हेजो के सर में दर्द देने लगता है। वो बाहर निकल जाता। तभी जेमी उसे देखती। हेजो को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो रोड के बीच आ जाता है। तभी जेमी आती, वो उसे साइड में लेकर आ जाती है। जेमी कहती कहाँ जा रहे हो तुम। हेजो कहता मुझे अपने पापा के पास जाना है। जेमी कहती ठीक है मैं चाबी लेकर आती हूँ, तुम यहीं रहना। जेमी चाबी ढूंढने लगती। तभी सब जाग जाते हैं। जेमी कहती है हेजो को अपने पापा से मिलना है, वो ठीक नहीं है। जेमी चाबी लेकर बाहर आती मगर हेजो निकल जाता है। जेमी बहुत घबरा जाती है। यहाँ हेजो अपने वही पापा के पास आ जाता है जिनके पास वो बचपन में रहा करता था। वो उन्हें गले लगा लेता और रोने लगता है। उसके पापा भी उसे गले लगाते और कहते सुन्योक। उसके पापा को लगता है उनका वो छोटा सा बेटा उनके पास वापस आ चुका है जो उन्हें छोड़कर चला गया था। कुछ देर बाद वो लोग घर के अंदर जाते हैं। हेजो देखता उसकी और उसके पापा की फोटो अब भी वही है। हेजो की सारी बचपन की यादें वही थी। उसकी डिग्री भी वहाँ रखी होती है जो वो स्कूल के ग्राउंड में छोड़कर भाग गया था। हेजो अपने कमरे में जाता और देखता उसका कमरा आज भी वैसा ही है। हेजो वहीं बेड पर लेट जाता है और खुश होता। वो सोने की कोशिश कर रहा था मगर उसे नींद नहीं आती। तभी कोई विंडो खटखटाता है। हेजो देखता वहाँ जेमी है। उसे देखकर हेजो हैरान हो जाता है। हेजो कहता तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। जेमी क्रेन के जरिए उसके विंडो तक आई थी। हेजो कहता है मुझे किडनैप कर लो। अब दोनों वापस गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। सुबह जब हेजो के पापा कमरे में आते हैं तो देखते वो वहाँ नहीं है और टेबल पर एक कार्ड रखा है।
जिसमें हेजो ने अपना असली नाम सुन्योक लिखा होता है। ये देखकर उसके पापा रोने लगते। वहीं जेमी और हेजो वापस ट्रिप पर निकल जाते। वो लोग खाते, एंजॉय करते और सेलिब्रेट करते। कारी हेजो को कॉल पर सब बताया करता था कि वहाँ क्या चल रहा है। हेजो और जेमी कार में ही सोया करते। एक दिन वो लोग ओहंग का वीडियो देखते हैं जिसमें ओहंग ट्रैकिंग कर रहा था। जेमी उसके चैनल को सब्सक्राइब कर देती है। जेमी और हेजो बहुत सी जगह घूमने जाया करते थे और कार में ही बहुत सी यादें बनाकर उनकी तस्वीर लगाते थे। एक दिन जेमी कहती हमें एक अच्छी सी होटल जाना चाहिए। हेजो कहता तो जाओ फिर। जेमी कार से उतरकर जाने लगती। हेजो उसके पीछे जाता है। वो दोनों एक बर्फीले मैदान में पहुंच जाते जो बहुत सुंदर होता है। दोनों बर्फ में खेलने लगते। उन दोनों को वहाँ बहुत मजा आ रहा था। दोनों वहाँ लेट जाते हैं और स्लाइड भी करते हैं। वो दोनों बहुत सी अच्छी यादें बना रहे थे। तभी हेजो कहता हम में से जो 4 पत्ती पहले ढूंढ कर ले आएगा वो जीत जाएगा। अगर तुम जीती तो मैं अपनी कार बेच दूंगा और हम होटल में रहेंगे। अगर मैं जीता तो हम हमेशा कार में ही रहेंगे। जेमी कहती ठीक है। वो पत्ती ढूंढने दूसरी तरफ चली जाती। यहाँ हेजो को पत्ती मिल जाती है। वो जेमी को आवाज देता। तभी उसकी नाक से खून निकलने लगता है और हेजो गिर जाता। वो सोचता कि अब मैं मरने वाला हूँ। तभी जेमी उसे देखती है। वो भागते हुए हेजो के पास आने लगती। जेमी चिल्लाती तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। हेजो की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो कहता मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। वो जेमी के साथ हमेशा के लिए जीना चाहता था, उसे प्यार करना चाहता था। जेमी हेजो के पास आती है। वो उसे उठाने की कोशिश करती और बहुत रोती है। हेजो जेमी को छूते हुए सोचता है मरने से पहले मेरी आंखों के सामने तुम हो, यानी जिंदगी मजेदार रही। वो जेमी से आई लव यू कहता है और मुस्कुराता है। जेमी को बहुत रोना आ रहा था मगर वो हेजो को देखकर मुस्कुराती है और हेजो की यही मौत हो जाती है। इसी के साथ ये ड्रामा यही एंड होता है। हेजो जेमी से बहुत प्यार करता था, हमेशा उसके साथ रहना चाहता था, मगर जो प्यार ओहंग जेमी से करता था वैसा कोई नहीं कर सकता। पूरे ड्रामे में मुझे हेजो के लिए बहुत बुरा लगा। उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी, मगर जब चुनने का वक्त था तो जेमी को ओहंग को चुनना चाहिए था। आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा में।